हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो आज है डेट 19 जून। ठीक है, तो आज की डेट से हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं द हिंदू में। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी वो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये शुरुआत का ये तो जैकेट है, ऐड ही ऐड है, शुरुआत के 3-4 पेज तो हाँ। तो अब आ जाते हैं, ये फ्रंट पेज है। पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज के क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो वैसे बहुत कम हैं, कुछ देख लेते हैं। एक ये मिज़ोरम राइट्स को लेकर के यहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ है। श्रीलंका में ड्रग रेगुलेशंस को लेकर के एक आर्टिकल आया हुआ है कि वहाँ पे कुछ अनरजिस्टर्ड ड्रग की वजह से क्या नाम है कुछ डेथ्स हो गई थी, उसको लेकर के एक आर्टिकल है। और ये सारे पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं, काम के नहीं। एक ही है नाइट इकनॉमी को लेकर, आर्टिकल तो उतना खास नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूंगा कि ये नाइट इकनॉमी क्या होती है, कंसर्न्स क्या क्या हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी सारे पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं, ये पूरा पेज ही पॉलिटिकल आर्टिकल से भरा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ऐड पॉलिटिकल आर्टिकल्स। और एक ये भी उतने खास आर्टिकल नहीं, ये भी पॉलिटिकल आर्टिकल, ये भी पॉलिटिकल आर्टिकल है। यहाँ पे बस ये भी उतना खास आर्टिकल नहीं है, बस ये है कि केरला का एक इन्वेस्टमेंट फॉर द स्टार्टअप के लिए पुश किया गया था। अभी इन्होंने दुबई में एक इन्होंने और वो चालू किया था, मिशन चालू किया, स्टार्टअप मिशन दुबई में। तो उसके इनॉग्रेशन पे इन्होंने स्पीच दी। तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊँगा कि आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं। और आर्टिकल से ज़्यादा तो मतलब मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा कि इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, बाकी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ये सब पॉलिटिकल आर्टिकल्स ही हैं। एक ये है कि डेंगू आउटब्रेक को लेकर के ये एक आर्टिकल आया हुआ है। इसमें भी कुछ खास चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं डेंगू आउटब्रेक को लेकर के जो डेंगू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं इसमें आपको बता दूंगा। हाई सीज नॉर्म्स को लेकर के एक आर्टिकल आया हुआ है, तो हाई सीज नॉर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में हम देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। फिर एक ये है चीट शीट ऑन योर माइंड। तो ये माइंड को लेकर के कि अपनी जो मेंटल कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए कि अपनी हम पढ़ाई को किस तरीके से और बेटर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक आर्टिकल, ये आर्टिकल उतना खास नहीं है, मतलब हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट द थिंग इसको हम देख लेंगे लास्ट में अगर हमारे पास टाइम बचा। ये एक प्रिपेयर्डनेस के लिए कि अभी जो साइक्लोन आया था बिपरजॉय, उसकी प्रिपेयर्डनेस को लेकर के एक आर्टिकल दिया हुआ है कि हमने पहले जो प्रिपेयर कर रखा था उसकी वजह से कितनी कैजुअलिटीज़ बच गई, तो उसके बारे में दिखाया हुआ है। ये जो कल का आर्टिकल आया हुआ था, कल एक फ्रंट पेज पे आर्टिकल था, युगांडा और कॉन्गो के बॉर्डर में जो स्कूल थे वहाँ पे मिलिटेंट अटैक हुआ था जहाँ पे 41 पीपल्स की डेथ हो गई थी। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है जहाँ पे हम उसके बारे में देखेंगे। कल का आर्टिकल वैसे मैंने बताया हुआ था, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और ये एक अच्छा आर्टिकल मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा डिटेलिंग इसमें थोड़ी कम है, लेकिन ठीक है कि क्लाइमेट लीडरशिप को लेकर के जो आने वाला जो COP28 होगा जो दुबई में होगा, तो उसके रिगार्डिंग जो एक पूरा उसमें जो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं फंड्स को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे इस आर्टिकल में। और ऊपर का ये एक एडिटोरियल आया हुआ था, ये कि अभी जो मोदी जी की विज़िट है और 21 जून को यूएस की, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था। तो अभी तो यार देखो वो गए नहीं है, जब वो जाएंगे वहाँ पे तो फिर अपने आप जो चीज़ें होंगी वो बता लीजिए। तो अभी लोगों के व्यूज़ हैं तो ये उतने काम के नहीं हमारे। और द्रविडियन मॉडल का एक चैलेंज आया हुआ है कि जो चैलेंज है द्रविडियन मॉडल क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे द्रविडियन मॉडल होता क्या है और द्रविडियन मॉडल में चेंजेस क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आज के टाइम पे, उसके बारे में हम थोड़ा सी बात कर लेंगे। ओके चलो। और एक बिपरजॉय पे आर्टिकल आया हुआ है कि इंडियन साइक्लोन्स में एक नया ट्रेंड आ रहा है, तो उसके बारे में क्या क्या नया ट्रेंड है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। इसमें भी कुछ खास चीज़ें दी नहीं है, ग्राफ दिया हुआ है, डेटा बेस पे पूरा ये एक आर्टिकल लिखा गया है। ओके। और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे एक ये है चाइना का डेवलपमेंट सिक्योरिटी अप्रोच। ये भी मतलब मुझे लगता है ज़बरदस्ती के आर्टिकल लिखे गए हैं ऐसे, मतलब उतने काम के नहीं हैं ये सारे। हाँ मे बी ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से तो वैसे पेपर नहीं बनता है, तो ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा अभी देख लेंगे कि इसके बारे में कि क्या चीज़ें हैं इसमें। ओके। और इसमें भी वैसे कुछ खास बताया नहीं गया है। चाइना और यूएस की जो राइवलरी चल रही है, ट्रेड राइवलरी, उसके बारे में ज़्यादा फोकस दिया गया है कि उनकी चीज़ों को लेके कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे।
और एक अगला ही आर्टिकल, ये भी कल का एक एडिटोरियल आया हुआ था, मैंने आपको बताया था ना कि कोविन लीक को लेकर के, कोविन का जो डेटा जो था जो लीक हो गया था टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम बॉट के थ्रू, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ कि टेलीग्राम बॉट के बारे में से बताया गया क्या क्या होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और फंक्शनिंग क्या है, थ्रेड्स कैसे होते हैं वो, उसके बारे में एक आर्टिकल है। और ये एक वनडे एग्जामिनेशन के लिए एक आर्टिकल है थोड़ा, कि जो गीता प्रेस है गोरखपुर को, अभी उसको गांधी पीस प्राइज़ मिला हुआ है, तो उसके बारे में हम देख लेंगे। पीएम मोदी ने मन की बात में टीबी को इरेडिकेट करने की बात कही है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे कि टीबी इरेडिकेशन के बारे में, वैसे इस आर्टिकल में उतना खास नहीं है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आर्टिकल थोड़ा खास हो जाएगा। हम टीबी का स्टेटस देख लेंगे इंडिया में, और क्या क्या चीज़ें हैं, एफर्ट्स वगैरह हैं। ये जो फ्रंट पेज का आर्टिकल है श्रीलंका वाला, मेडिसिन वाला, उसी के अंडर में ये आया हुआ है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। और ये सारे आर्टिकल देख लो, ये कांग्रेस, राहुल गांधी, उसके बाद ये विक्टिम्स, ये सारी चीज़ें वही है कि मतलब देखो लगभग लगभग पूरा पेपर पॉलिटिकल आर्टिकल से भरा हुआ होता है। फिर और ये एक है, मतलब ये आर्टिकल तो वैसा मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ड्रग ट्रैफिकिंग का, लेकिन इसको मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट बताया है इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल लेकर के, कि ओवरऑल इसमें मिज़ोरम के बारे में बताया है, लेकिन मैंने इसमें आपको पूरा जो बताया है, जो डिटेल्स मैंने दी हुई हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया की दी हुई है, कि इंडिया में जो ड्रग ट्रैफिकिंग का जो केस है वो किसी स्टेज पे है, और क्या क्या थ्रेट्स हैं ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर के इंडियन इकनॉमी और जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के। ये आपका GS3 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये टॉपिक। ओके, फिर आ जाते हैं अगला आर्टिकल कौन सा, ये FCI परचेज़ को लेकर के एक आर्टिकल है, कि सेंटर ने FCI परचेज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो उसके बारे में हम देख लेंगे कि FCI का जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी डिटेलिंग्स आपको बता दूंगा। ओके, तो ये एक आर्टिकल हो जाएगा। फिर अगले आर्टिकल पे भी कुछ नहीं है अभी। ब्लिंकन, जो एंटनी ब्लिंकन US के, ये चाइना में गए हुए हैं, तो वहाँ पे इनकी जो भी बातें होंगी, जो चीज़ें होंगी, तो वो अभी आ जाएंगी आगे चल करके, उसके बारे में हम देख लेंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स जो थे इज़राइल के, उसके बारे में हमारे लिए उतने काम के इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। पहले ये न्यूज़ में थे तब थे, अभी तो उतने इम्पोर्टेंट काम नहीं है जब इज़राइल में प्रोटेस्ट हो रहे थे। अभी तो चीज़ें शांत हो गई। इंडिया में होते तो इसके बारे में हम पढ़ भी लेते। और ये सारी चीज़ें मतलब उतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं आए हुए हैं। अब ये यहाँ पे इसमें आया मनी वाइज में मिसलीडिंग के लिए, कि जो शॉर्ट और सेलिंग होती है होल्ड करने की, उसके बारे में, ये तो मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल। ये भी अगर जो ट्रेडिंग वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट द थिंग कि अगर जो इंसान ऐसे प्रिपरेशन के लिए कर रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। फिर ये स्पोर्ट्स सेक्शन है, स्पोर्ट्स सेक्शन में भी ऐसा कुछ खास आया नहीं है। ये देख लो यहाँ पे भी सारे मतलब कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें है नहीं आज के टाइम पे। ये भी स्पोर्ट्स सेक्शन है पूरा। फिर एक साइंस एंड टेक का ये एक पेज आता है, तो साइंस एंड टेक में हम देख लें कि एक वाई क्रोमोजोम को लेकर के, जो एक मेल क्रोमोजोम्स में होता है X and Y, तो उसमें जो वाई क्रोमोजोम्स होता है उसको लेकर के आर्टिकल आया हुआ है, कि जो वाई क्रोमोजोम जो है, जो वो जिसको एक टाइटल दिया जाता है कि मेलनेस का, कि मास्टर ऑफ द मेलनेस, तो वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है, और जो क्या नाम है शिफ्ट हो रहा है ये क्रोमोजोम्स का, जो एक रिप्लेसमेंट होता है ना, कि क्या नाम है भाई, कुछ टाइम बाद ये जो क्रोमोजोम है वो किसी क्या नाम है दूसरे, जो मास्टर ऑफ मेलनेस का जो टाइटल, वो किसी दूसरे क्रोमोजोम में शिफ्ट हो जाएगा। जो इसके फंक्शंस होते हैं वाई क्रोमोसोम जो अभी परफॉर्म कर रहा है, वो आने वाले टाइम पे किसी दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो उसके बारे में एक रिसर्च हुई थी, तो उसी को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट 10-12 आर्टिकल हैं आज के न्यूज़पेपर में, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल ये था कि बिरेन आस्क्स मिजोरम CM टू प्रोटेक्ट मेतीज MLA इन न्यू दिल्ली टू मीट PM। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी हुआ क्या था कि देखो रिसेंट इंसिडेंट क्या था कि अभी कम्युनल क्लैशेस होने लगे थे, कि जहाँ पे मणिपुर की जो हाई कोर्ट थी उसने स्टेट को ऑर्डर दे दिया था कि एक पहली 10 साल पहले की एक रिकमेंडेशन आई थी, जहाँ पे जो नॉन ट्राइबल मेती कम्युनिटी है ना, उसको एक ट्राइबल स्टेटस देने की बात की गई थी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हुआ क्या कि वहाँ पे एक स्टूडेंट यूनियन थी, कि ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, ATSM बोलते हैं, ATSUM। ठीक है, इन्होंने एक ट्राइबल सॉलिडारिटी रैली निकाली थी अगेंस्ट द मूव टू इंक्लूड द मेतीज ऑन द ST लिस्ट। तो जो
ये मणिपुर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके अगेंस्ट में इन्होंने जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर है इसने क्या नाम है एक सॉलिडारिटी रैली की थी, उसके बाद से ये वॉयलेंस स्टार्ट हुआ है। ओके, अब हुआ क्या था कि जो क्या नाम है ये मेतीस जो थे इन्होंने की डिमांड थी बहुत पहले से ही कि इनको एक ट्राइबल स्टेटस चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या नाम है और ये अपने ट्राइबल स्टेटस के लिए लड़ रहे हैं, और बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो इनको देना नहीं चाहती हैं। उनका ये इश्यूज़ है कि हमारा ऑलरेडी मतलब ट्राइबल स्टेटस हमें मिला हुआ है, तो आप इन लोगों को भी दे रहे हो, तो उसकी वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटी जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनके ऊपर एज अ थ्रेट होगा ये, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और के पास सबसे पहली जो दिक्कत थी क्या नाम है वो था डीलिमिटेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। 2020 में क्या हुआ था, सेंटर ने डीलिमिटेशन स्टार्ट किया था 1973 के बाद पहली बार, मतलब 2020 में फिर से डीलिमिटेशन स्टार्ट हुआ था। इसके लिए हुआ था कि जो मेती कम्युनिटी थी उसने अलग किया था कि जो सेंसस फिगर्स हैं क्या नाम है वो एक्यूरेटली नहीं है और वो रिफ्लेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ब्रेकअप को, कि मतलब जो मेती कम्युनिटी है उसकी जो पॉपुलेशन है वो उतनी नहीं जितनी उसमें बताई जा रही है। और जो ट्राइबल ग्रुप जो दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स हैं वहाँ पे कुकीज़ और नागास, वो कहते हैं कि उनकी कुकीज़ और जो नागा क्या नाम है कम्युनिटी, उनका ये कहना है कि जो मेती कम्युनिटी है उनकी जो पॉपुलेशन है वो 40% हो गई है स्टेट की, और वो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है असेंबली में। हाँ, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी जो है बाकी कुकीज़ और नागा, उनका ये कहना है कि वो अब 40% हो चुकी है, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट असेंबली में वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। तीसरा क्या है कि जो माइग्रेंट्स आ रहे नेबर एरिया से, 2021 का जो फरवरी में कूप हुआ था म्यांमार में आंग सान सू की वाला, उसकी वजह से एक रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया था नॉर्थ ईस्ट में, जिसकी वजह से जो मेती लीडर्स हैं उनका ये क्या नाम अलग है कि वहाँ पे एक दैट देयर सडन मशरूमिंग ऑफ द विलेज इन चूरचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मतलब ढेर सारे रिफ्यूजी आ चुके हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और बाकी क्या ड्रग प्रॉब्लम्स हुई हैं वहाँ पे कि जो बॉर्डर एरिया लगता है आपको पता होगा गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, तो इधर हमारा गोल्डन ट्रायंगल पड़ता है म्यांमार, थाईलैंड और ये इंडिया वाला नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट्स का, ठीक है। तो इसके लिए क्या नाम है वहाँ पे बॉर्डर लगता है, इसकी वजह से ड्रग प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जो एंटी ड्रग ड्राइव स्टार्ट की गई थी तो उसको इलीगल सेटलर्स जो थे रिलेटेड टू कोकी और जोमी क्या नाम है जो वहाँ की ट्राइब्स हैं उन्होंने वहाँ पे क्या नाम है ड्रग स्टार्ट कर दिया था ग्रो करना। और अभी रिसेंट जो अनरेस्ट हुआ है वो हुआ था इविक्शन ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कुकी विलेज। कुकी विलेज में क्या नाम है वहाँ पे कुछ लोग थे जहाँ पे उनको हटाया जा रहा था, उनका इविक्शन हो रहा था, उसी चीज़ को लेकर के मेन प्रोटेस्ट पर सबसे पहले चालू हुआ था। हाँ, 38 विलेजेस जो हैं मतलब वो चूरचंद्रपुर में जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, तो उसको इलीगल सेटलमेंट वहाँ पे बताया गया था और उसके जो रेजिडेंट थे उनको इनरोचर्स बताया गया, और वो वहाँ पे मतलब ओपीएम की प्लांटेशन कर रहे थे और ड्रग बिजनेस कर रहे थे, इसलिए उनको इलीगल सेटलमेंट्स बता करके उन लोगों को इनरोचमेंट के अंदर वहाँ से हटाया जा रहा था। और जो कुकी ग्रुप है उनका कहना है कि जो सर्वे और जो इविक्शन हुआ है वो आर्टिकल 371 जो है उसको क्या नाम है वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि वो जो कुकीज़ हैं वो रेसिडेंशियल हैं उस एरिया के, हिल एरिया के। और आर्टिकल 371C क्या कहता है, आर्टिकल 371C कहता है कि जो क्रिएशन है मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कमेटी बनाई जाएगी जहाँ पे जो मेंबर्स हैं हिल एरियाज़ के और जो ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नर शैल रिस्पॉन्ड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कमेटी, एक कमेटी बनाई जाएगी मणिपुर और लेजिस्लेटिव असेंबली की, जहाँ पे मेंबर्स होंगे उस कमेटी के मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे कहाँ से, उस हिल एरिया के, जो स्टेट का वो जो हिल एरिया जहाँ से कुकी ग्रुप बिलोंग करता है वहाँ के, ठीक है। और उसमें जो गवर्नर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कि वो कमेटी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे। और स्टेट लेवल पे वहाँ पे एक हिल एरिया कमेटी है मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर में, एक ऑर्डर आया था 1972 का उसके अंडर में। और जो हिल एरिया कमेटी है उस हिल एरिया जो कमेटी है उसमें सारे एमएलए हैं उस हिल एरिया से ऑफ द स्टेट एट इज मेंबर। और जो स्टेट गवर्नमेंट विदड्रॉ फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ द ऑपरेशन एग्रीमेंट विद 2 कुकीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अक्यूज्ड ऑफ द इंसाइटिंग द प्रोटेस्ट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने विड्रॉ कर लिया था इस ऑपरेशन एग्रीमेंट को लेकर के विद द 2, जब वहाँ पर 2 कुकीज़ क्या नाम है ग्रुप थे मिलिटेंट ग्रुप, उनकी वजह से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि अभी जो रीसेंट अनरेस्ट है वो क्यों हो रहा है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और रीसेंट अनरेस्ट जो था मैंने उसके बारे में भी आपको बता दिया कि रीसेंट अनरेस्ट अभी क्यों हो रहा है, ओके। बाकी दूसरे आर्टिकल पे आ जाते हैं। हाँ, एक और यहाँ पे रह गया
कि मेती जो कमेटी है उसका आर्गूमेंट क्या है कि अपनी क्या नाम है एससी जो एसटी स्टेटस उनको जो ग्रांट मिल रहा था जो मणिपुर हाई कोर्ट ने दिया था उनको, तो उसके लिए क्या नाम है उनका क्या कहना है। तो जो शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी है मणिपुर की STDCM, उन्होंने क्या नाम है डिमांड किया था ST स्टेटस फॉर द मेटीज इन द 2012। इसी चीज़ की रिकमेंडेशन को भी मणिपुर हाई कोर्ट ने फिर से बताया था। ठीक है, तो उनको पहले क्या नाम है ट्राइब एज ए रिकॉग्नाइज किया था जब यूनियन 1949 में जब मिज़ोरम मर्ज हो रहा था इंडिया में, तो उसके पहले उनको एक ट्राइबल कम्युनिटी का स्टेटस दिया गया हुआ था। ठीक है, दैट ST स्टेटस नीडेड टू प्रिजर्व द कम्युनिटी एंड सेव द एंसेस्ट्रल लैंड कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द मेतीज। और 1972 में क्या हुआ था कि मणिपुर को यूनियन टेरिटरी, जो पहले यूनियन टेरिटरी बना हुआ था 1949 में, बाद में 1972 में उसको एक स्टेट का स्टेटस दे दिया गया था। और मेतीज को चाहिए था एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ताकि वहाँ पे जो आउटसाइडर्स हैं वो क्या नाम है कि अगेंस्ट आउटसाइडर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होने चाहिए था, ताकि जो कम्युनिटी है उसको क्या नाम है हिल से क्या नाम कम्युनिटी हैज़ बीन केप्ट अवे फ्रॉम द हिल वाइल ट्राइबल पीपल कैन बाय लैंड इन द शिंकिंग इम्फाल वैली। ठीक है, कि जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं वो हिल क्या नाम है वहाँ पे लैंड बाई कर सकें, ताकि जो आउटसाइडर्स है वो वहाँ पे मतलब इनरोच नहीं कर सकें एक तरीके से। ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी कम्युनिटी प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, और उनका ये भी कहना था कि जो ग्रेटर नागालैंड का कॉन्सेप्ट है जो नागालैंड वालों का, उसकी वजह से जो मणिपुर का जो एरिया हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो मणिपुर में जो प्रॉब्लम्स हैं, सॉरी मैं इतनी देर से यार मिज़ोरम बोल रहा था सॉरी मणिपुर सॉरी। हाँ, तो मणिपुर का क्या नाम है जो एरिया, जोग्राफिकल एरिया, वो कहीं ना कहीं आगे चल के कम हो जाएगा अगर ग्रेटर नागालैंड का कॉन्सेप्ट अगर वो पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से उनको चाहिए थे। और मेती कम्युनिटी जो थी क्या नाम है धीरे धीरे मार्जिनलाइज होने लगी अपनी एंसेस्ट्रल लैंड को लेकर के। उनकी जो पॉपुलेशन थी वो पहले 59% थी टोटल पॉपुलेशन की 1951 में, और 2011 की सेंसस के हिसाब से वो 44% हो गई। कहीं ना कहीं 15% का डिक्लाइन हो गया उनकी पॉपुलेशन को लेकर के। और जो नागा और जो कुकी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या नाम है अब दो ग्रुप हैं वो अपनी नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी सेपरेटिज्म को, कि नागा जो कम्युनिटी वो चाहती है नागालैंड के लिए, कुकी कम्युनिटी भी अपने लिए लैंड चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो मेतीज हैं उन्होंने अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना खुद का जो नेशनलिज्म है उसको और बढ़ा लिया। ठीक है, जिसकी वजह और उनका डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा था उसकी वजह से तो उनके पास कंसर्न था ही, और साथ ही साथ जो उनका ट्रेडिशनल मेती एरिया था वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो इन दो कारणों की वजह से थोड़ा उनके अंदर जो एक था ना प्रोटेस्ट करने के लिए खुद के लैंड्स के लिए, ट्राइबल स्टेटस की डिमांड के लिए, वो कहीं ना कहीं और फ्यूल हो गई और बढ़ने लगी। फिर 2006 से 2012 में क्या हुआ कि डिमांड आई इनर लाइन परमिट के लिए मणिपुर के लिए, ताकि जो बाहर के आउटसाइडर हैं वो नहीं आ सकें। ठीक है, दो फ्री मूवमेंट जो था कुकी और जोमी अक्रॉस द मणिपुर पोरस बॉर्डर विद द म्यांमार फैंड फियर्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंज। हाँ, और कुकी और जो जोमी ट्राइब थी इनका ये एक फ्री क्या नाम है जो होता था ना, पोरस बॉर्डर है मणिपुर और म्यांमार वाले की, मतलब उतने स्ट्रिंजेंट बॉर्डर नहीं है कि आपके लैंड वाले वहाँ पे मतलब नदियाँ भी हैं, जंगल भी हैं और बीच में, तो उसको अब बॉर्डर उतनी अच्छे से नहीं करते, पोरस कहीं कहीं पे गैप है, तो वहाँ से क्या नाम है फ्री मूवमेंट होता रहता है इन कम्युनिटीज़ की वजह से। जो अगर वहाँ से रिफ्यूजी आ जाते हैं या फिर वहाँ से अगर और लोग आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से मेती कम्युनिटी की जो डेमोग्राफी उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के हाँ, और जो मणिपुर की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं, हाँ, जब ये मणिपुर के ये जो मैंने अभी बताया ना कि डेमोग्राफी पे इफेक्ट आएगा, अब देखो 1941 से 51 के पीरियड में 12.8% का जंप हुआ था, और 35% का जंप हुआ 1951 से 61 में, और 37 to 56% 1961 से 71 में आया जब परमिट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था। परमिट सिस्टम जब एबॉलिश हो गया था इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ कि बाहर की पॉपुलेशन आउटसाइडर्स आने लगे, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन जंप है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे हो गया, और जो मेती कम्युनिटी थी उसकी जो पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं टोटल पॉपुलेशन के रेशियो में डिक्लाइन होने लगी। और मणिपुर में जो गवर्नमेंट जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, और जो रिजर्वेशन है एसटी के लिए इन द जॉब्स अमाउंट टू द अनफेयर एडवांटेज। हाँ, जो मतलब वहाँ पे एसटी जो कम्युनिटी है उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक, अगर मेती कम्युनिटी एसटी में नहीं आएगी तो वो डिसएडवांटेज में रहेगी जॉब रिजर्वेशन को लेकर के। और जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से और इनसिक्योरिटीज़ हैं। और वाई आर द ट्राइबल ग्रुप अगेंस्ट एससी स्टेटस फॉर द मेटीज़, और जो बाकी ट्राइबल ग्रुप में कुकीज़ हो गए, नागाज हो गए, ये मेतीज़ के अगेंस्ट में क्यों ट्राइबल स्टेटस को लेकर के। ठीक है,
तो इसमें क्या था कि और जो मेथीज़ हैं उनके पास एक डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल एडवांटेज है, एज वो एकेडमिकली भी एडवांस्ड है, मतलब थोड़ी उनकी जो एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है मेथीज़ कम्युनिटी का वो कहीं ना कहीं हाई है, और उनके पास पॉपुलेशन जो है बाकी कंपैरिजन में जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी हाई है मेथीज़ की। तो इस चीज़ को लेकर के एससी स्टेटस जो है वो कहीं ना कहीं अगर एससी स्टेटस मेथीज़ को मिल जाता है तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाकी लोगों के लिए, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं मेथीज़ को नहीं मतलब उनसे डिप्राइव हो जाएगी जो बाकी कम्युनिटी की हैं। और जो अगर इनको एससी स्टेटस मिल जाता है तो इसकी वजह से जो मेथी कम्युनिटी वो हिल एरिया में लैंड भी परचेज कर पाएगी, जिसकी वजह से जो वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको कहीं ना कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो लैंग्वेज है मेथी कम्युनिटी की वो 8 शेड्यूल में इंक्लूड की गई है, और मैनी ऑफ देम एक्सेस टू बेनिफिट। और हाँ, और जो बेटी कम्युनिटी है उसको क्या नाम है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको बेनिफिट जो होते हैं शेड्यूल कास्ट का, अदर बैकवर्ड क्लास का, और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टेटस भी मिला हुआ है। तो इसकी वजह से अगर कहीं ना कहीं उनको अगर एक SC स्टेटस मिल जाता है उसके बाद साथ में इनको अगर इतनी चीज़ें और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो बाकी कम्युनिटी है वो डिसएडवांटेजेस में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कुकीज़ और नागाज जो कम्युनिटी है उन्होंने ये पॉइंटेड किया जो ट्राइबल एरिया जो है ना वो 90% ऑफ द स्टेट जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। और जो लेकिन जो बल्क ऑफ द जो बजट होता है ना, क्योंकि मेथी कम्युनिटी बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी है मणिपुर में, तो इस वजह से जो जो बजट होता है ना और जो ज़्यादा डेवलपमेंट वो जो वर्क होता है वो कहीं ना कहीं मेथी डोमिनेटेड इम्फाल वैली में, इम्फाल जो रीजन है मेन वाला, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डोमिनेटेड होता है। इसकी वजह से जो बाकी जो एरिया है वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस में होते हैं। तो इस वजह इसको लेके जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं वो इस चीज़ को लेकर के डिसफेवर में है कि मेथी कम्युनिटी को नहीं मिलना चाहिए। ओके, अब ये आ जाते हैं इंडियन ड्रग अंडर लेंस इन द श्रीलंका ओवर द एडवर्स इवेंट्स। अभी क्या हुआ था कि एक एनेस्थीसिया था बूपी वैकेनिन, हाँ बूपी वैकिंग, ठीक है। इससे हुआ था कि एक लेडी थी वो 2 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो उसको क्या नाम है ये दिया गया था एनेस्थीसिया, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और इसको लेकर के फिर 1-2 केसेस और ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से फिर मतलब वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर स्क्रूटनी हुई तो पता चला कि कुछ टाइम पहले श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उसने अनरजिस्टर्ड जो सप्लायर्स हैं उनको भी परमिट दे दिया गया था कि वहाँ से भी ड्रग परचेज़ करने के लिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बताया गया था कि इंडिया से जो ड्रग आ रहे थे उस चीज़ को लेकर के, ड्रग मतलब ऐसा फार्मास्यूटिकल्स में, तो जो मेडिसिन वगैरह आ रही थी वो कहीं ना कहीं ये बताया गया कि थोड़ी लो क्वालिटी की हैं और जिसकी वजह से एडवर्स इवेंट्स हो रहे हैं, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स हो रहे हैं लोगों के ऊपर। तो उसी इश्यूज़ को श्रीलंका ने वहाँ पे रेज़ किया गया था, बट श्रीलंका ने वहाँ पे फिर चीज़ें मतलब वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी उन्होंने थोड़ी बताई, अभी जो ड्रग था उसको वहाँ पे रोक दिया गया है सप्लायर से, और साथ में एक इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने करनी चालू कर दी है, और वो साथ में इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके साथ बात कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ये हो गया। और दूसरे आर्टिकल पे आ जाते हैं। दूसरा आर्टिकल ये नाइट इकनॉमी को लेकर के, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इंडिया में नाइट इकनॉमी को लेकर के है इस आर्टिकल में क्या क्या है। तो इस आर्टिकल में यार देखो वैसे तो कुछ बताया नहीं गया है यहाँ पे, बस मतलब कुछ लोगों के इंटरव्यू बताए गए हैं कि कुछ मतलब वुमेन सेफ्टी को लेकर के क्वेश्चन रेज किए गए हैं कि अगर नाइट इकनॉमी अगर आप दिल्ली में आप लाते हो तो उसके बाद जो वुमेन है उनकी जो कुछ इश्यूज़ हैं सबसे पहले आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा, नाइट इकनॉमी बाद में आएगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ हैं सेफ्टी पहले उनकी ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है। तो उसी को लेकर के बताया गया है कि फीमेल वर्कफोर्स है वो डिसएडवांटेजेस में रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि रात में लोग रखते नहीं, क्योंकि एक एक्ट है क्या मतलब शॉप एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट, और जो फैक्ट्रीज़ है उसमें ये प्रोविज़न है कि अगर आप फीमेल को एम्प्लॉय करते हो, ठीक है, तो उनको आपको सेफ ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा साथ में, और एडिक्वेट सिक्योरिटी होनी चाहिए फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए अगर वो लेट नाइट वर्क कर रही हैं शिफ्ट में, ठीक है। तो ये प्रोविज़न है। तो इसीलिए क्या होता है कि जनरली जो एम्प्लॉयर होता है वो फीमेल एम्प्लॉय को लेट नाइट के लिए फिर एम्प्लॉय ही नहीं करता है कि उनको, क्योंकि आपको गार्ड भी देना पड़ेगा, फिर उनकी सेफ्टी के लिए भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि हम मेंस को एम्प्लॉय करें, वुमेन्स को एम्प्लॉय ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ रात में जो एक रिस्क फैक्टर होता है वुमेन्स के लिए, ट्रैवलिंग के लिए सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं होती है। तो पहले हम प्रोस्पेक्ट देख लेते हैं कि इंडियन इकनॉमी में है क्या। तो इंडिया एक रफ एस्टिमेशन बनाया जाता है कि जो टॉप 10 सिटीज़ हैं इंडिया की वो कहीं ना कहीं $400 बिलियन का कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं इंडिया की जीडीपी में, ठीक है। कि अगर हम ये मानते हैं कि अगर नाइट टाइम इकनॉमी जो है अगर वो 6% भी ऐड करती है हमारे अर्बन आउटपुट को, तो वो कहीं ना कहीं 24 बिलियन हो जाता है, या फिर 0.8% ऑफ द जीडीपी।
8% पॉइंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ पुल्स 2 मिलियन पीपल ऑफ द, हाँ, और अगर हर 1% जो होता है जीडीपी का जो मतलब ये होता है ना, हर परसेंट पॉइंट जो होता है जीडीपी का, वो कहीं ना कहीं 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों को कहीं ना कहीं पॉवर्टी से आउट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो 0.8% जीडीपी का मतलब ये एडिशनल हो रहा है कि $24 बिलियन नाइट इकनॉमी से, तो इससे कहीं ना कहीं आप ये देख लो कि अप्रॉक्सीमेटली तो कहीं ना कहीं मतलब 16 लाख लोगों को जॉब मिलेगी कहीं ना कहीं, ठीक है, जिससे क्या नाम है जो पोटेंशियल है हमारा, तो कहीं ना कहीं ये एक हमारा अनटैप्ड पोटेंशियल है कि कहीं ना कहीं हम आज भी मतलब इंडिया में 2023 में भी कि बहुत सारे इंडिया के ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे नाइट इकनॉमी नहीं है और जबकि उनका पोटेंशियल है नाइट इकनॉमी का। फॉर एग्जांपल दिल्ली, ठीक है। और अगर इकनॉमी में अगर नाइट शिफ्ट हो जाती है, इसकी वजह से जो डे टाइम डिमांड है ना वो भी शिफ्ट हो जाएगी नाइट के लिए। अभी जैसे डे टाइम क्या होता है, जैसे चाय बागान वाला टाइम वाला आपने देखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा। और हाँ, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन डज नॉट ऐड टू द ओवरऑल आउटपुट बट इट्स गुड थिंग बिकॉज इट हाँ, इसकी वजह से जो डे टाइम ट्रैफिक होता है, जो पूरी चीज़ें डे टाइम में होती हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं डे टाइम ट्रैफिक वो रिड्यूस हो जाएगा और एडिशनल आउटपुट आएगा नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो कि अभी हो नहीं पा रही। जैसे फैक्ट्रीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा शिफ्ट रख पाएंगे कि मॉर्निंग शिफ्ट हो गई और इवनिंग शिफ्ट हो गई, और नए नए रात का टाइम होगा तो नए नाइट टाइम के लिए नए नए बिजनेस मॉडल्स भी आएंगे, नई नई बिजनेसेस भी आएंगे जो रात के टाइम होता है। जैसे कैंपस में देखा होगा जहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं अगर कोई यूनिवर्सिटी एरिया में, तो रात में कहीं ना कहीं वहाँ पे वो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रात के लिए। पराठे मिलते हैं रात में, चाय मिलती है, सिगरेट्स मिलती है, तो कहीं ना कहीं नए नए बिजनेस मॉडल्स आने लगे। लेट नाइट के लिए लोग डिलीवरी करते हैं होम नाइट, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें, नए नए पोटेंशियल्स आपको दिखते हैं अगर लेट नाइट में आप करते हो। ओके, और हमें नाइट टाइम इकोनॉमी का व्यू चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली क्या चीज़ है कि जॉब क्राइसिस को हमारी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाँ, और नाइट के लिए हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार नाइट जॉब है, तो जनरली नाइट को लोग उस किस चीज़ से रिलेट कर लेते हैं, अल्कोहल से, नाइट डांस बार से, इन सारी चीज़ों से। लेकिन इसको कहीं ना कहीं जो ऑथर है उन्होंने ये बताया कि जो नाइट इकनॉमी है उसको आप इस चीज़ से बियॉन्ड आप देखिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं, अब जैसे कोई अगर मान लो अभी वो 9 बजे तक कोई एक इंसान है, वो अपना जो भी अपनी एक शॉप है या फिर छोटा सा ठेला है उसका, वो 9 से 10 बजे तक लगाता है। अब उसको थोड़ा टाइम और मिल जाए तो 11-12 बजे तक लगा पाएगा। नाइट इकनॉमी अगर चलेगी, कैब्स जो अभी चलती हैं वो और नाइट तक चल सकेंगी, बैंक्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा और होंगी, जिसकी वजह से जो लिविंग क्या नाम है जो लोग हैं, मतलब जो लोगों के लिए जो हाँ, कि क्या नाम है जो लोगों के क्या नाम है जो पब्लिक के लिए जो चीज़ें फैसिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं अराउंड द क्लॉक अवेलेबल हो जाएंगी, जिसकी वजह से लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ हो जाएंगी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए होगा एडुकेट, हमारे पास सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास एक रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। जैसे दिल्ली में रात में मेट्रो बंद हो जाती है, ओके, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए उतना अरेंजमेंट नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं कि रात में आप देखोगे उतनी अच्छी पेट्रोलिंग नहीं है अभी, तो उतनी अच्छी क्या नाम सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो भी उतने अच्छे वर्केबल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो उन चीज़ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आपके पहले टाइट होनी चाहिए, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ प्रियोरिटी एरियाज से रिफॉर्म के बिफोर द इंट्रोड्यूसिंग टू द नाइट इकोनॉमी, ठीक। और एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है नाइट इकोनॉमी के? सबसे पहले ये नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि रात में होने की वजह से एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा अगर रात में अगर आप कर रहे हो। तो वैसे ही जैसे कल मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था स्काई लाइट का, लाइट ग्लो का लेकर, लाइट पोल्यूशन जो होता है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो लाइट पोल्यूशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। डायरोनल साइकिल जो इंडिया हमारी जो एक डायरोनल साइकिल होती है, एक हमारी जो बॉडी क्लॉक होती है, वो कहीं ना कहीं इससे और डिस्टर्ब होगी कि इंसान का जो एक नॉक्टर्नल वाला फेज़ आ जाता है ना कि रात में जगता है दिन में सोता है, वो कहीं ना कहीं इससे और ज़्यादा एक बूस्ट मिलेगा उन चीज़ों को। तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ इम्पैक्ट है उसको निगेटिवली एडवर्स इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर। जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए भी और होगा, क्योंकि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, उसको वो भी कहीं ना कहीं फिर जो ह्यूमन से और उससे ज़्यादा इंटरफेयर होगा। दिन में तो इंसान करता ही है, जैसे दिन में आप देखोगे पार्क हो गए या फॉरेस्ट हो गए, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, लोग जाते हैं मतलब दिन भर। तो रात का ही टाइम होता है जो पूरी वहाँ पे जो मतलब एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जो उसको खुद का टाइम मिलता है, जहाँ पे वो खुद को रिकवर करता है 7-8 घंटे, जहाँ कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन अगर रात में भी उन चीज़ों को आप एक्टिवेट कर देते हो तो इससे क्या होगा कि जो रात में
तो जो उनको थोड़ा टाइम मिलता था जहाँ पे जो नेचर अपने रेस्ट में या रिकवरी फेज़ में होता था, वो कहीं ना कहीं वो भी उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। और नाइट टाइम के लिए हमें एडिशनल सिक्योरिटी सर्विसेज भी चाहिए होंगी, क्योंकि अभी हमारे पास जो पर कैपिटा पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो अभी उतनी एम्पल अमाउंट में नहीं है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारी करंट सिक्योरिटी फोर्सेस है उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा विथ रिगार्ड टू द लेकर के सेफ्टी कंसर्न्स। ठीक है। और कंजम्पशन ड्रिवन नाइट इकोनॉमी होती है। नाइट इकोनॉमी जो बेसिकली होती है वो कंजम्पशन ड्रिवन होती है, ना कि प्रोडक्टिव ड्रिवन। जैसे दिन भर इंसान काम करता है, फिर रात में वो घूमेगा, वो कंज्यूम करेगा चीज़ों को, पैसे खर्च करेगा, कंज्यूम करेगा, लेकिन रात में कोई प्रोडक्शन उतना नहीं हो सकता। जैसे फैक्ट्रियाँ रात में उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी जितना वो दिन में कर पाएंगे। तो मोस्टली जो एक कंज्यूमरिज्म वाला बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं लोगों में और ज़्यादा बूस्ट होगा ड्यू टू द नाइट इकोनॉमी। ठीक है। और जो कंज्यूमरिज्म जो होता है वो कहीं ना कहीं डेट ड्रिवन भी हो सकता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो डेप्थ का एक क्या नाम डेट ट्रैप होता है वो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा और इंक्रीज होगा कि लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर उनकी उतनी अर्निंग नहीं है तो उसके रिगार्डिंगली जो डेप्थ रिपेन इकनॉमी वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा कंजप्शन को पुश मिलेगा उसकी वजह से। और इंडिया क्या कर सकता है इस फेज़ में? तो इंडिया को सबसे पहले अपने बेनिफिट देखने पड़ेंगे सोसाइटी को लेकर के विथ द नॉक्टर्नल आउटिंग्स, और उसके बाद उनको देखना पड़ेगा इकोनॉमिक्स एंड द बेस्ट फाइल्स, नाइट टाइम फेस्टिवल इंडियन कल्चर, नाइट मार्केट कम वेरी डिफरेंट। हाँ, जैसे कि नाइट टाइम होते कि हमारे यहाँ पे मोस्टली जो नाइट इकोनॉमी होती है वो बेसिकली फेस्टिवल्स के टाइम पे होती है। जैसे दिवाली होती है तो रात में दुकानें खुली होती हैं, जन्माष्टमी हो गई, नवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई, ये सारी चीज़ें रात में सेलिब्रेट की जाती हैं। ठीक है। इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल जो जातरासे और न्यू एज फेस्टिवल, म्यूजिकल नाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आने लग गई हैं। ओके। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा अपनी इंडिया को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली कि इंडिया के लिए क्या सूटेबल है। हमारे जो ट्रेडिशन है उन चीज़ों को इंक्लूड करके, साथ में हमारे जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए। और सबसे पहली चीज़ है कि हमें नाइट इकनॉमी को इनेबल करने से पहले हमारे जो वे कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। वुमेन सेफ्टी हो गई, रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, एनर्जी इंफ्रा हो गया, इन चीज़ों पे हमें मैक्सिमम ध्यान देना होगा। ओके। तो ये आर्टिकल भी हो गया। इसके बाद अगला आर्टिकल, ये भी पॉलिटिकल है सारे। अब ये केरला सीएम जो थे इन्होंने पोस्ट किया स्टार्टअप इन्वेस्ट। तो अभी हुआ क्या है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में फर्स्ट इन्फिनिटी सेंटर केरला का स्टार्टअप मिशन के ये क्या नाम स्टार्ट किया, केरला स्टार्टअप मिशन। ये पहला दुबई में अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो उसी की इनॉग्रेशन पे गए थे तो उन्होंने वहाँ पे स्टार्टअप को लेकर के थोड़ा बोला है। तो उस चीज़ को लेकर के मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। इंडिया में स्टार्टअप को लेकर के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या 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 हैं। तो सबसे पहले कि हमारी लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है। इंडिया के पास बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है फॉर द टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट के लिए, जिसकी वजह से जो एक हमारी जो स्टार्टअप होते हैं उनको एक रेडीमेड मार्केट मिलती है यहाँ पे कि आपको बस सामान बनाना है और बेचने के लिए हमारी पूरी मार्केट आपके पास है। ठीक है। तो आपको मार्केट नहीं ढूंढनी पड़ेगी, आपके पास पूरी मार्केट अवेलेबल है। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट का भी एक्टिव सपोर्ट है हमारे यहाँ। आत्मनिर्भर जैसे कैंपेन हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, डिजिटल इंडिया हो गया, इसकी वजह से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिल रहा है कि उनको आगे बढ़ने के लिए, स्टार्टअप में जाने के लिए। ठीक है। राइज ऑफ सार्क प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अब बहुत आगे बढ़ करके इन्वेस्ट कर रहा है इन स्टार्टअप्स में, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म्स आ गई हैं, एंजल इन्वेस्टर्स आ गए हैं जो कि एक्टिव फंडिंग कर रहे हैं अर्ली स्टेज ऑफ द कंपनीज को लेकर के। ठीक है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, और आज के टाइम पे जो एडवांसमेंट हो गई टेक्नोलॉजी की और जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को और क्विकली क्या नाम है बूस्ट दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत सर्वल यूनिकॉर्न्स आ गए हैं आज के हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसमें जैसे आप देख सकते हो, अब किसी को स्टार्टअप करना है तो उसके पास अगर इंटरनेट है, उसके पास एक अपना एक लैपटॉप है, तो कहीं भी एआई बिल्ड करके अपना एक फ्रंट एंड डेवलप करके साइट बना करके वो अपने गांव से भी काम कर सकता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो एक टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन है आज के टाइम पे वो इंडिया में कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से हो रहा है। ई कॉमर्स बूम हो रहा है कि आज के टाइम पे आप देखोगे मैक्सिमम जो क्या नाम है स्टार्टअप्स हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से रिलेटेड है। तो जो डिलीवरी ऑफ सर्विस है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ई कॉमर्स का उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है। जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट मार्केट मिलती है स्टार्टअप को ई कॉमर्स स्पेस में। स्टार्टअप हब्स बनाए जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप हब्स बन गए, जैसे बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, पुणे, दिल्ली एनसीआर हो गया, दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया।
तो जिसकी वजह से लोगों को एक क्या नाम है प्रॉपर प्लेस मिल रही है जहाँ पे क्या नाम है लोग अपने जा करके उनको एक लाइक माइंडेड पीपल्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टेक्निकल नो हाउ जो होता है वो अपने यहाँ शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ मिल करके एक अपना जो एक स्टार्टअप उसको और बूस्ट कर सकते हैं। ओके, बेंगलुरु को जैसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते जाते हैं क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज जो वहाँ पे बेस्ड हैं। ओके, और गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम एक है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड है, ठीक है, SCO स्टार्टअप फोरम है 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था, SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम के लिए, ठीक है, और निधि स्कीम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, ठीक है। और क्या चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारी स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के, सबके क्या है, बूट स्ट्रैप्ड बिजनेस है। फॉर रनिंग अ स्टार्टअप रन करने के लिए सबसे पहले वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अर्ली स्टेज में है लेकिन वो बूट स्ट्रैप्ड हो गए, मतलब कि सेल्फ फंडेड हैं थ्रू द फाउंडर ओन सेविंग, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक फाइनेंसिंग जो है वो लिमिटेड है कहीं ना कहीं। इसकी वजह से उनको एक जो कैपेक्स होता है कि कहीं ना कहीं उनको जो कैपिटल चाहिए होती है इनिशियली, वो कहीं ना कहीं अच्छी कैपिटल उनके पास एक्सेसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने स्टार्टअप को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, और हाँ, और एज अ रिजल्ट इसकी रिजल्ट क्या होता है कि स्टार्टअप जो इंडिया में वो फेल हो जाते हैं फर्स्ट 5 ईयर्स में। और इसके लिए सबसे पहला रीज़न क्या होता है कि लैक ऑफ फॉर्मलाइज फंडिंग, उनके पास फंडिंग नहीं होती है अच्छी, वो अपनी जो खुद में आपस में सेविंग्स होती हैं, जो आपस में एक जो इनफॉर्मल लोन होता है उनके पास, लाइक रिलेटिव से ले लिया, दोस्त से ले लिया, उन चीज़ों को मिला करके वो कहीं ना कहीं अपने स्टार्टअप को बनाते हैं, बस फॉर्मलाइज फंडिंग नहीं होती। दूसरा क्या हमारे पास दिक्कत है वो है स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की, कहीं ना कहीं जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आज भी कहीं ना कहीं वो उतने ज़्यादा टेलर्ड नहीं किए गए हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्टार्टर्स, वो कहीं ना कहीं ऐसे बनाए गए हैं जो अगर कोई बिजनेस है जब जो 10 साल से वो काम कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन तो फाइन हो गए, लेकिन एक इंसान जो अभी नया नया इंटर कर रहा है मार्केट में, वो कहीं ना कहीं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर पाए, उस चीज़ों के साथ चल पाए, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़े कॉम्प्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके काम के लिए, ठीक है। तो जो अर्ली स्टेज कंपनीज है, जो नेसेंट स्टेज में है, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा इशू है इन चीज़ों को लेकर अध्ययन करना है, तो कहीं ना कहीं एज अ हिंड्रेंस ये होता है वो स्टार्टअप ग्रोथ के लिए। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स है कि आज के टाइम पे जो प्रॉपर इंफ्रा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है, जिसकी वजह से जो एक मेजर चैलेंज होता है कि स्टार्टअप के, स्पेशली वो जो ई-कॉमर्स में रिलेट करता है, जैसे कहीं कहीं पे अभी भी आप देखोगे तो जो रोड नेटवर्क हो गया, रेलवे नेटवर्क हो गया, ये कहीं ना कहीं एक्सेसिबल नहीं है, या फिर कहीं कहीं पे अभी भी आप देखोगे टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन जो है इंडिया में वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ एरियाज़ में नहीं है, तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं आज भी दिक्कत देता है। या फिर जो हमारा एक टाइम गैप होता है डिलीवरी का, वो कहीं ना कहीं इंडिया का बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 13 या 14 डेज है लॉजिस्टिक के लिए, ठीक है। तो उन चीज़ को लेकर के थोड़ा जो इशू है वो कहीं ना कहीं इंफ्रा को लेकर के वो भी दिक्कत है। और वेयर हाउसिंग हो गया इनएडिक्वेट है, वो ट्रांसपोर्टेशन हमारे इनएडिक्वेट है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको कस्टमर तक रीच होने में और अपना प्रोडक्ट डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो भी उनकी ग्रोथ और सक्सेस में हिंड्रेंस करता है। और मेंटरशिप और गाइडेंस की भी हमारे यहाँ कमी है थोड़ी, कि लाइक जो स्टार्टअप्स के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मेंटोर्स या फिर गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनको अपने बिजनेस को नेविगेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस वो नहीं ले पाते हैं। टैलेंट रिटेंशन की दिक्कत आती है। टैलेंट रिटेंशन से क्या है कि अब जैसे कोई कंपनी है, अब उसने एक स्टार्टअप बनाया, ठीक है, उसने अपने बिजनेस किया, स्ट्रगल करता है अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए, क्योंकि उसके पास टैलेंट लोग आ गए, लेकिन एक इंसान आपके पास काम कर रहा है तो उसको पैसा चाहिए, अब आपके पास फंडिंग ही नहीं है, जिसकी वजह से जो वो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन होने लगा। कोई अच्छी कंपनी आ गई, उसने अब आप उसको 5 लाख रुपए अगर CTC दे रहे हो, अब वो उसको एक सामने वाली कंपनी है, वो फाइनेंशियली साउंड है, आपका स्टार्टअप है, आप उतना प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, तो वो क्या करेंगे, वो आपसे सामने वाले से ले लेंगे 10 से उसने अगर 15 लाख का पैकेज, वो तो जरूरी सी बात है ना, वो छोड़ के इंसान चला जाएगा एम्प्लॉय, उसके लिए तो पैसा मैटर करता है। तो दैट द थिंग, कहीं ना कहीं टैलेंट रिटेंशन की जो एक प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप के साथ आ जाती है, क्योंकि उनको जो कंपटीशन होता है कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों से करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी एम्प्लॉय के जो एक स्कीम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा डिसएडवांटेजेस में लेके चली जाती हैं। ओके, तो ये मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं टैलेंट इसको लेकर स्टार्टअप। इसमें अब वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है। पहला, एक्सेस, जो फंडिंग का एक्सेस है उसको कहीं ना कहीं हम क्या नाम है थोड़ा इंक्रीज़ करें, उसके बीच में जो एक प्रॉपर कनेक्शन बिठाएं, कॉपरेशन हो, ताकि जो वेंचर कैपिटल्स हैं और जो
क्या नाम है एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली मैचअप हो सके और फॉर्मलाइज फंडिंग एक मिल सके स्टार्टअप्स को, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकती है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकती है उन लोगों के लिए। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें ताकि जो एक जो स्टार्टअप है और साथ में जो बिग कंपनीज हैं उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके, ठीक है, ताकि उनके लिए जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है वो थोड़ा ईजी हो सके और वो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कॉम्प्लायंस कर सकें, ओके। और इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इम्प्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से जो डिलीवरी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से फंक्शनिंग जो है स्टार्टअप्स की वो भी इम्प्रूव होगी, ओके। जैसे एक क्योट आपने सुना होगा, नितिन गडकरी सर ने बहुत बार बोला हुआ है कि यूएस इज़ नॉट ग्रेट बिकॉज रोड्स आर ग्रेट्स, यूएस इज़, हाँ ऐसे करके कोई क्योट था, मैं भूल गया कि मतलब यूएस ग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ की सड़कें ग्रेट हैं, यूएस की सड़कें ग्रेट हैं इसलिए यूएस ग्रेट है, ऐसे ही कोई क्योट था, समझ जाना है, गूगल कर लेना, मुझे याद नहीं, ठीक है। और मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए भी क्या नाम है गवर्नमेंट काम कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके एक प्रॉपर कैंपेन कर सकती है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कर सकती है, इसके जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कहीं ना कहीं मिल सके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनको कनेक्टिंग स्टार्टअप एक्सपीरियंस मेंटर। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है स्टार्टअप्स में, वो कहीं ना कहीं अच्छे स्टार्टअप्स में, तो उनको कहीं ना कहीं एक इंसेंटिवाइज कर सकती है या उनके साथ एक वो कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है कि जहाँ पे वो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो गाइड कर सकें। और इनकरेजिंग इनोवेशंस, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो साथ मिल करके जो क्या नाम है नए स्टार्टअप्स उनको फंड करें, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनको हेल्प करें, और साथ ही साथ उनके जो इनोवेशंस हैं, जो उन्होंने नए इनोवेशन किया हुआ है उसके लिए रिलेटेड आईपीआर वगैरह हो गए, इस चीज़ में उनको इनकरेज किया जाए। जैसे मन की बात में आपने देखा होगा बहुत बार पीएम मोदी जो अच्छा है, अगर कोई स्टार्टअप होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो उसका वो जिक्र करते हैं उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं उस एक इंसान को इनकरेजमेंट मिलती है इस चीज़ को लेकर के जो उसने इनोवेशन किया। अवार्ड्स वगैरह हो गए, जैसे नीति आयोग के कुछ अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इंसान को एक बूस्टअप मिलता है उन चीज़ों को लेकर के, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के, ओके। तो ये मैंने बता दिया, और अगला आ जाते हैं, अगला टॉपिक है डेंगू को लेकर के। तो डेंगू के बारे में हम देख लेते हैं कि डेंगू आउटब्रेक को लेकर के क्या क्या है। इस आर्टिकल में तो वैसे कुछ खास दिया नहीं हुआ है, ठीक है। ये 4 टाइप के डेंगू के वो होते हैं, सीरोटाइप्स होते हैं, डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4, ठीक है। और इसमें जो डेनवी 1 और डेनवी 2 है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सर्च में रहता है, बहुत प्रोमिनेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसकी जो डिक्लाइन दिखी जा रही है डेनवी 1 और डेनवी 2 की, और ये बताया जा रहा है कि डेनवी 4 के जो केस हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब 34.56% केस जो है वो डेनवी 4 के आ गए थे इस चीज़ को लेकर के, और 80% जो डेंगू के केसेस होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक बताए जाते हैं, ठीक है कि। और हाँ, इस आर्टिकल में तो इतनी चीज़ें मतलब उतनी खास नहीं है, तो मैं थोड़ा डेंगू के बारे में आपको बता देता हूँ। तो डेंगू होता क्या है, डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, फ्लू इलनेस होता है जो कि डेंगू वायरस से होता है। एक मॉस्किटो है, उसका नाम एडिस इजिप्टी है, एडिस इजिप्टी होता है जो कि क्या नाम है वायरस कैरी करता है एक हेल्दी पर्सन को बाइट करके, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द ग्लोब डिजीज़ जो मेनली जो होता है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, और मोस्टली ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है। पॉपुलेशन जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मैक्सिको हो गया, सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जो पार्ट्स हो गए, यहाँ पे मोस्टली ये डिजीज़ होते हैं, ओके। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू का, अर्ली डिटेक्शन जो होती है डिजीज़ प्रोग्राम की सर्व डेंगू के लेकर के, तो उसकी वजह से अगर प्रॉपर मेडिकल केयर होती है जिसकी वजह से फैटिलिटी रेट जो है डेंगू की वो कहीं ना कहीं बिलो 1% की है। लेकिन इसकी अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बात करें तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई अभी तक नहीं है, लेकिन उसकी अगर हम उसको अगर केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से जो फैटिलिटी रेट है, मोर्टिलिटी रेट है डेंगू का वो कहीं ना कहीं अब कम रिड्यूस हो गया है, ठीक है। कि इस कॉजेज़ क्या क्या हैं डेंगू के, तो डेंगू के देखो 4 वायरस होते हैं, बाकी 4 सेरोटाइप होते हैं, डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4। और स्प्रेड कैसे होता है, ये होता है जब एक जो मॉस्किटो होता है वो बाइट कर लेता है किसी ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन को,
हाँ, उसके बाद फिर जो इलनेस होती है वो स्प्रेड होती है बाइट्स थ्रू अ हेल्थी पर्सन। किसी उसने मान लो किसी को था, उसने उसको काट लिया, फिर मॉस्किटो ने, एडिस एजिप्टी ने, फिर वो जाके मॉस्किटो किसी और के ऊपर बैठ गया, उसको भी उसने बाइट कर लिया, तो उसकी वजह से होगा क्या कि हेल्थी पर्सन में वो वायरस स्प्रेड हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ठीक है। इम्यूनिटी क्या है, जैसे एक पर्सन अगर डेंगू से रिकवर होता है तो उसका इम्यून जो होता है वो स्पेसिफिक वायरस के लिए हो जाता है। ठीक है। अब जैसे डेनवी वन है, अब किसी को अगर डेनवी वन वायरस की वजह से डेंगू हुआ था तो उसका जो इम्यून सिस्टम होगा वो डेनवी वन के लिए होगा, बाकी 3 वायरस के लिए वो डेवलप नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है। और डेंगू का एक हेमरोगिक फीवर होता है कि सर्व डेवलपिंग फीवर होता है डेंगू का, जिसे डेंगू हेमरोगिक फीवर बोलते हैं। ठीक है। और इंक्रीजेस इफ यू इन्फेक्टेड सेकंड, और ये तब इंक्रीज हो जाता है अगर आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आप फिर से इन्फेक्शन होता है। जैसे मान लो अगर आपको डेंवी वन हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है, और अगर आपको इस बार फिर से डेंगू होता है, इस बार अगर डेंगू टू का, अगर डेंवी टू वायरस से अगर आपको डेंगू होता है तो आपका जो ये DHF है फीवर जो है ये कहीं ना कहीं आपका और इंक्रीज होगा और ज़्यादा सर्व होगा। ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है, और साथ में इसके अलावा 2 बुखार, फीवर तो होगा ही, लेकिन साथ में 2 चीज़ें और होती हैं, हेड एक, मसल बोन, जॉइंट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन बिहाइंड द आई, सोलन ग्लैंड, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डायग्नोसिस क्या है? ब्लड टेस्ट होता है, उसकी वजह से डायग्नोसिस होता है। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है डेंगू इन्फेक्शन के लिए, लेकिन एक ये आती है, वैक्सीन आती है CYD-TDV, उसको डेंग वैक्सिया बोलते हैं, जो कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव की थी। ये कहीं ना कहीं डेंगू वैक्सीन है जो कि कहीं ना रेगुलेटरी नोट मिला US में मिला हुआ है डेंग वैक्सिया को। और फैक्टर कौन कौन से जो कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ को, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है जो मॉस्किटो ब्रीडिंग इन्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं कम करे। जैसे आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम आता है तो गवर्नमेंट के वो होते हैं ना, अनाउंसमेंट्स होते हैं, कैंपेन्स होते हैं, वो रन होने जाते हैं, लगते हैं कि पानी ना रखें कहीं पे, साफ़ सफाई रखें, तो उस चीज़ को लेकर के तो जो मॉस्किटो ब्रीडिंग इन्वायरमेंट उसको कहीं ना कहीं उसको प्रिवेंट करना। उसके बाद जो पर्सनल प्रोटेक्शन होती है मॉस्किटो बाइट को लेकर के, उसको लिए देखना, जैसे हाउस होल्ड क्या नाम है प्रोटेक्शन मेजर्स रखना, जैसे विंडो स्क्रीन्स लगाना, रेपेलेंट्स हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, कॉइल्स हो गए, वेपराइजर्स हो गए, जैसे लोग ओडोमॉस लगाते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स है वो लेना। कम्युनिटी इंगेजमेंट में, मतलब कम्युनिटी को इंगेज करना, उसको बताना कम्युनिटी को कि आपस में बातचीत करके अपनी जो प्रॉपर कम्युनिटी है गाइडलाइंस निकाल के कि क्या क्या हेल्थ साइड इफ़ेक्ट्स हैं डेंगू के। और एक्टिव मॉस्किटो और वायरस सर्विलांस करना, और रिएक्टिव वेक्टर कंट्रोल करना, वेक्टर को कंट्रोल करना, ताकि जो वेक्टर अगर क्या नाम है वेक्टर को कंट्रोल कर लिया तो वायरस भी कंट्रोल हो जाएगा। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या क्या है? लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान एक डेवलप किया गया था फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डेंगू इन द कंट्री। नेशनल गाइडलाइंस आई हुई है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डेंगू फीवर। और सेंटिनेंटल सर्विलांस हॉस्पिटल बनाए गए हैं जहाँ पे लेबोरेटरी सपोर्ट दिया जाएगा डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस की बात की गई है कि डायग्नोसिस जो होगा डेंगू का और चिकनगुनिया का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मई 16 को नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द डेंगू। ठीक है। और ताकि इंटेंसिफाई कर सके प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर के और प्रिपेयर कर सके डेंगू डिजीज़ को कंट्री को बिफोर ट्रांसमिशन सीजन स्टार्ट, क्योंकि मई के बाद ही ये डेंगू का जो फीवर वाला सिस्टम होता है ये स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इसको करने के लिए और वे फॉरवर्ड क्या क्या है इसमें? वे फॉरवर्ड ये है कि क्या नाम है जो नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज है उनसे कोलैबोरेट करना और साथ में कन्फ्रेट करना आउटब्रेक को लेकर के। ठीक है। और रिसर्च वगैरह और करना इन चीज़ों को लेकर, टेक्निकल सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करना और मैनेजमेंट ऑफ डेंगू आउटब्रेक को लेकर के। रिपोर्टिंग सिस्टम जो कंट्री का उसको इम्प्रूव करना ताकि हम जो एक्चुअल जो रिपोर्ट है उसको हम कहीं ना कहीं कैप्चर कर सकें, जो ट्रू बर्डन है डिजीज़ का वो हमें पता लग सके। और ट्रेनिंग हो सके, ट्रेनिंग ऑन क्लिनिकल मैनेजमेंट, WHO को प्रोवाइड करनी चाहिए ट्रेनिंग क्लिनिकल मैनेजमेंट, डायग्नोसिस और वेक्टर कंट्रोल को लेकर के कंट्री और रीजनल लेवल पे। ठीक है। और लेजिस्लेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ होनी चाहिए विद रिगार्ड टू द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द डेंगू डिजीज़। और ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रिस्पॉन्स, WHO को क्या नाम है सपोर्ट करना चाहिए कंट्रीज़ को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेंगू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज एंड अडॉप्टिंग द ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रिस्पॉन्स। ठीक है।
तो ये हो गया कुछ। और इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, हाँ अभी एक रिसेंट रिसर्च हुई थी इंडोनेशिया में, जहाँ पे ये पाया गया कि एक मॉस्कीटो है, उसको अगर ब्रीड कर दिया जाए, जिसमें एक बैक्टीरिया होता है वोल्बाशिया बैक्टीरिया। वोल्बाशिया बैक्टीरिया का ये क्वेश्चन 2023 के इस बार के प्रीलिम्स में आया हुआ है कि वोल्बाशिया बैक्टीरिया होता है, किस चीज़ से रिलेट करता है। तो वोल्बाशिया बैक्टीरिया जो होता है, ये इसको ब्रीड किया जाता है एक मॉस्कीटो के साथ साथ में, जिसमें होगा क्या कि हाँ एक मॉस्कीटो होता है, उसको ब्रीड किया जाता है कि स्पेशल टाइप के मॉस्कीटो के साथ, और उस मॉस्कीटो में होता क्या है, वोल्बाशिया बैक्टीरिया होता है, जो कि प्रिवेंट करता है डेंगू वायरस को उसके अंदर ग्रो होने से, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि जो डेंगू को केसेस हैं वो कहीं ना कहीं 77% तक रिड्यूस हो गया, और हॉस्पिटलाइजेशन है वो 86% तक रिड्यूस हो गया, ठीक है। वोल्बाशिया क्या एक नेचुरल बैक्टीरिया होता है जो 60% इंसेक्ट स्पीसीज़ में होता है, कुछ मॉस्किटोज़ में भी होता है, फ्रूट फ्लाइज इन सब में भी होता है। और लेकिन ये जो एडिस इजिप्टी जो मॉस्कीटो होता है, ये इसके अंदर फाउंड नहीं होता है जो डेंगू वायरस को कैरी करता है। तो इसके लिए उस मॉस्कीटो के अंदर ये जो क्या नाम है बैक्टीरिया है वो डाला जाता है, ठीक है। और इस मैकेनिज़्म क्या होता है, जो मॉस्कीटो होता है जो डेंगू को कैरी करता है, उसको मीट कराया जाता है एक मॉस्कीटो के साथ जिसका में वॉल्बैशिया बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से जो एक वॉल्बैशिया मॉस्कीटो प्रोड्यूस होता है। इनको गुड मॉस्कीटोज भी बोले जाते हैं कि अगर वो इंसान को एक बार बाइट भी कर लें तो उसको इफेक्ट नहीं होता उससे कुछ, ठीक है। WHO ने क्या नाम है एक ग्लोबल डेंगू इन्फेक्शन को बढ़ते हुए देखते हुए उन्होंने बताया कि विद इन द हाल कि जो मोर देन अबाउट हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो अभी डेंगू के रिस्क पे है। अप्रॉक्सीमेटली 100 to 400 मिलियन इन्फेक्शन जो है हर साल रिपोर्ट होते हैं, मतलब 10 से लेके 40 करोड़ इन्फेक्शन हर साल रिपोर्ट होते हैं। अकेले इंडिया में ही देखा जाए तो ओवर 1 लाख केसेस हैव बिन रिपोर्टेड, 1 लाख से ज़्यादा केसेस जो है वो इंडिया में होते हैं। स्टेट्स लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड हैव रेस्टेड अ बल्क ऑफ कंट्री केसेस, ठीक है। तो इन सारे स्टेट्स में ज़्यादातर डेंगू के केसेस पाए जाते हैं। तो ये तो चलो हो गया डेंगू को लेकर के। अगला आर्टिकल है हमारे पास हाईसीम्स नॉर्म्स को लेकर के। अभी हाईसीम्स नॉर्म्स जो आए हुए हैं इसकी वजह से जो केरला फिशरमैन कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रही है इसके खिलाफ, ठीक है। ये हाई सीज, तो सबसे पहले जान लेते हैं हाई सीज होती क्या है। तो अभी क्या नाम है ट्रीटी एक हुई थी, क्या नाम है UN क्लोज की 1982 की, जो कि क्या नाम है गवर्न करती है राइट ऑफ द कंट्री रिगार्डिंग मरीन रिसोर्सेज। हाई सीज क्या होती हैं, जो एक देखो 3 टाइप का क्या नाम है एरिया होता है। जैसे एक होता है सबसे टेरिटोरियल वाटर जो कि आपका होता है विद इन द 12 नॉटिकल माइल्स। उसके बाद होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं ECZ, हाँ वही होते हैं। तो वो होता है आपका 200 नॉटिकल माइल्स का। उसके बाद का जो एरिया होता है ना वो उसको हाई सीज बोला जाता है, बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स के जो एरिया होता है। तो वो जो पूरा एरिया होता है उसी को हाई सीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 2/3 जो पूरा वर्ल्ड ओशियन है उसको अभी करेंटली हम लोग उसको हाई सीज बोलते हैं या वाटर सीज बोलते हैं। लेकिन उसमें से जो 1% एरिया उसी वही अभी तक प्रोटेक्टेड हो पाया है, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि तो ये क्या नाम है जो कन्वेक्शन की हुई थी, ये हुआ क्या था इसमें, ये एम था कि क्या नाम है जो एक अपडेटेड फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि जो मरीन लाइफ है हाई सीज की उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। जो नेशनल बाउंड्री के बाहर का जो रीजन है, जो क्या नाम है मैंने अभी बताया 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर का जो एरिया है ना हाई सीज वाला, उसको कहीं ना कहीं कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, ये क्रिएट किया गया था। और साथ में इसमें ये बताया गया था कि एक नई बॉडी बनाई जाएगी जो मैनेज करेगी कंजर्वेशन ऑफ द ओशियन लाइफ और इस्टेब्लिश करेगी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑन द हाई सीज। और जो ट्रीटी हुई थी ये इस्टेब्लिश करती है ग्राउंड रूल्स फॉर द कंडक्टिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ओशियन। जो हाई सीज रीजन में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, वो भी कहीं ना कहीं इसी ट्रीटी में बताया गया है, ओके। और इम्पोर्टेंस क्या है हाई सीज की कि जो 90% जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अकर हो रही है वो ओशियन में, वो कहीं ना कहीं मरीन लाइफ को क्या नाम है इम्पैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। 90% जो ग्लोबल वार्मिंग होती है कहीं ना कहीं ओशियन में अकर हो रही है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ जो हो रही है वो डिस्टर्ब्ड हो रही है। और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं और जो उनके हैबिटेट्स हैं वो कहीं ना कहीं तब तक उनको हम पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, उनको प्रोटेक्शन तब तक पॉसिबल नहीं जब तक हाई सीज को प्रोटेक्शन ना दिया जाए, ठीक है। क्योंकि हाई सीज जो है मोर देन 40% जो अर्थ सरफेस उसको कवर करता है और 2/3 ओशन को कवर करता है। बहुत सारी मरीन स्पीसीज जैसे डॉल्फिन, वेल, सी टर्टल और मेनी फिश जो हैं
वो कहीं ना कहीं एनुअल माइग्रेशन करती हैं, जो कि नेशनल बॉर्डर हर हाई सीज़ को क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें उन स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो कहीं ना कहीं हमें हाई सीज़ को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी उनके तब ही उनका है जो हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रोटेक्ट हो पाएगा। अगला आ जाते हैं, तो इसमें क्या है कि हाई सीज जो है क्या नाम है, क्रूशियल कंपोनेंट है ग्लोबल एफर्ट का टू ब्रिंग द 30% ऑफ लैंड एंड सी प्रोटेक्शन बाय द एंड ऑफ द डिकेड नोन एज 30/30। तो 2030 तक क्या नाम है, हमें ये है कि 30% ऑफ द जो वर्ल्ड लैंड और सीज जो है हाई सीज का वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इस टारगेट का नाम इन्होंने दिया गया है 30/30। और ये ट्रीटी क्या नाम है, बेनिफिट हो सकती है सोसाइटी के लिए, फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री के लिए, और हेल्प कर सकती है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको कहीं ना कहीं रिवर्स करने में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने में। और हाई सी ट्रीटी है ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है बटिंग द नॉर्थ साउथ डिवाइड बिटवीन द पुअर एंड रिच डू हैव ऑलवेज बीन एट द एडवांटेज फ्रॉम द रिसोर्स इन द हाई सीज। हाँ, जिनके पास अगर रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं हाई सीज में उनको एडवांटेजेस मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जो नॉर्थ साउथ डिवाइड बना हुआ है कि ना, नॉर्थ की जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड हैं, साउथ में जो है वो डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड है, तो उनको लेकर के कहीं ना हाई सीज को लेकर के इम्पॉर्टेंट मैटर दिए गए हैं कि हाई सीज जो सबके लिए होनी चाहिए। कंसर्न्स क्या है कि जो डेवलपिंग नेशन है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड फंडिंग ऑप्शंस को लेकर के क्या नाम है काफ़ी थोड़ा उनकी डिसअपॉइंटमेंट है। और इफ़ द MPAs क्या नाम है आर नॉट प्रॉपर्ली कनेक्टेड माइट हैव अ डिजायर्ड इम्पैक्ट एज मेनी स्पीसीज आर माइग्रेटरी। हाँ, तो अगर कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों को लिंक नहीं किया गया तो बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसे जो माइग्रेटरी होती, कभी इस रीजन में कभी उस रीजन में होती हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए होगा क्या, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं उनको कनेक्ट हमें करना पड़ेगा। तो ये जो नई ट्रीटी इस्टेब्लिश होती है इसकी वजह से ये परमिट करती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ विद इन द इंटरनेशनल वाटर्स, जिसकी वजह से ये एक रेजिलेंस बनेगा क्लाइमेट चेंज के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन लाइफ को, और साथ ही साथ ऑब्लिक करेगा कंट्रीज़ को टू कंडक्ट इन्वायरमेंटल असेसमेंट और प्रपोज एक्टिविटीज़ ऑन द हाई सीज। जो अगर हाई सीज में कोई भी एक्टिविटी अगर वो प्रपोज कर रहे हैं या फिर उस कंट्री के किसी एंटिटी के द्वारा अगर की जा रही हैं, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं उसका जो EIA होगा, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो कहीं ना कहीं हाई सीज में हम कर सकेंगे। ओके, तो हाई सीज भी मैंने आप लोग को बता दिया, स्टार्टअप भी हो गया, डेंगू भी हो गया। ये लास्ट में देखने अगर टाइम बचा, ये आर्टिकल उतने हमारे काम का नहीं है, ये आर्टिकल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिपेयर्डनेस पे ऑफ फॉर द इंडिया स्केप द फ्यूरी ऑफ साइक्लोन बिकॉज ऑफ अर्ली वार्निंग। हाँ, तो ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी जो साइक्लोन आया था, साइक्लोन बिपरजॉय, तो साइक्लोन बिपरजॉय में क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं सिर्फ 2 कैजुअलिटी अभी गुजरात में रिपोर्ट की गई हैं, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो IMD है, तो IMD ने कहीं ना कहीं अर्ली वार्निंग दे दी थी 30 to 60 आवर्स पहले, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर मिटिगेशन एफर्ट जो थे वो कहीं ना कहीं हो गए और प्रिवेंशन मेजर्स भी लिए गए, जिसकी वजह से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, और जो एडुकेट फूड सप्लाईज वगैरह हो गई, हेल्थ इंफ्रा हो गया, उसको थोड़ा प्रॉपरली वहाँ पे बनाया गया ताकि लोगों को कोई सर्व कैजुअलिटीज़ ना हो सके। तो ये बताया गया कि अगर आप प्रिपेयर्डनेस क्या नाम है आपका जो अगर अच्छा है तो उससे आपकी जो कैजुअलिटीज़ है उसको कहीं ना कहीं आप लो कर सकते हो, और कोई भी अगर ऐसा डिज़ास्टर होता है तो उसको कहीं ना कहीं आप प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हो एट द सर्वल लेवल, ठीक है। तो यही बताया गया कि हाँ, और एक नया थ्रेड बताया गया कि जो सर्वल स्टडीज़ ये बता रही हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अरेबियन सी है अब उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा सर्व साइक्लोन्स आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द ये वाले बे ऑफ बंगाल रीजन वाले, ठीक है। और ये तो वही हो गया जो मैंने फ्रंट पेज वाला आपको बताया था कि कल का जो एक आर्टिकल आया हुआ था युगांडा वाला, तो वहाँ पे यही था कि युगांडा कॉन्गो बॉर्डर के पास एक स्कूल था, उस स्कूल में हुआ क्या कि एक मिलिटेंट ग्रुप था, इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप ADF, हाँ, अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस, इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप था, इसने कहीं ना कहीं अटैक किया और वहाँ पे 36 स्टूडेंट्स थे और 41 टोटल पीपल थे, मतलब उसमें 36 स्टूडेंट्स थे और बाकी टीचर और स्टाफ था वहाँ का, तो इनको कहीं ना कहीं उन्होंने मार दिया, ठीक है। तो ये बताया गया, और ये स्टार्ट कब से हुआ, थोड़ी हिस्ट्री दी हुई थी, वो हमारे काम की नहीं है। बाकी इतना याद रखना है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, उसके क्या नाम है, जब वो आई थी और ये आया था उसके बाद जब ये इनका लीबिया में एक था लीडर मुनव्वर गद्दाफी, हाँ, उसको जब वहाँ पे क्या नाम है इन्वेजन हुआ था लीबिया का,
तो उसके बाद से ही क्या नाम है, ये जो वहाँ पे मिलिटेंसी है कहीं ना कहीं उस रीजन में, साहेल रीजन में, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई थी। और ये आर्टिकल तो अभी काम करनी, जब मोदी जी जाएंगे जून 21 को, तो उसके बाद फिर देख लेंगे कि उनकी स्पीच में क्या क्या होता है, क्या क्या आर्टिकल्स आएंगे, तो उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द क्लाइमेट लीडरशिप, इसमें बात की गई। तो इसमें ये बात किया गया था कि अभी क्या नाम है, कुछ कंट्रीज़ थी ना, उनका एक वोकल कैंपेन चल रहा था कि जो अभी COP 28 है वो कहाँ पे होने वाला है, वो होने वाला है UAE में। और उसका जो हेड है ना, वो कौन होगा, वो वहाँ का क्या नाम है, जो लीडर है सुल्तान अल ज़बेर, हाँ सुल्तान अल ज़बेर जो हैं, ये वो कहीं ना कहीं उसके लीडर होंगे COP 28 के। और जो ये सुल्तान अल ज़बेर जो है, ये कहीं ना कहीं CEO हैं किसके, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। अब आप COP 28 कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए, फॉसिल फ्यूल को कंजप्शन कम करने के लिए, और क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग जो क्राइसिस है उसको टैकल करने के लिए। और जो हेड कर रहा है वो CEO किसका है, ऑयल कंपनी का। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं ये एक आयरनी हो जाती, कॉन्ट्राडिक्ट करता है एम्स और मोटिव को लेके। तो इस वजह से क्या नाम है, एक क्लाइमेट वर्नेबल फोरम है, ग्रुप है 58 वर्स्ट मोस्ट क्लाइमेट वर्नेबल कंट्रीज़ का, ठीक है। तो उनका क्या नाम है, उन्होंने ये बोला था इस चीज़ को लेकर के कि उनको अनसीट करने के लिए कि वो जो हेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसी चीज़ को लेकर के ये एक आर्टिकल लिखा गया है। शेख हसीना जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और मोहम्मद नसीर जो ये स्पीकर हैं मालदीवियन पार्लियामेंट के, ठीक है, और ये पहले पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इनका था ये कैंपेन था उस चीज़ को लेकर के। तो इसमें वही बताया गया है कि सुल्तान अल ज़बेर जो हैं, उनकी एक और कंपनी भी चलती है मजदर नाम से, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, ठीक है। और वो UAE में क्या नाम है, एक है बरक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, जो कि अभी क्या नाम है 6 गीगावाट की एनर्जी, क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और जो ये मजदर जो है ये कंपनी, और IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ है ताकि हम जो ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसको कहीं ना कहीं ट्रिपल कर सकें 2030 तक, ठीक है। और थोड़ा इसमें प्लान्स बताए गए हैं कि जैसे एक मुजीब क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान जो है बांग्लादेश में जो अडॉप्ट किया गया था, वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम जो क्या नाम है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो क्या नाम है क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लगेंगे, वो कहीं ना कहीं उसकी फाइनेंसिंग को लेकर के कहीं ना कहीं हम उसके लिए कुछ टैकल डाउन कर सकें। तो यही इनका कहना था कि हमें कोल नहीं चाहिए, हमें ऑयल या गैस नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, जो कि हम क्लीन एनर्जी से भी मिल सकता है, ओके। और डेप्थ एज अ बैरियर को इन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं नेशन जो है आज बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल डेप्थ है उसकी वजह से क्रिपल डाउन कर रहे हैं। इसके लिए हमें कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो डेप्थ प्रॉब्लम है उसको हम रिकोगनाइज़ कर सकें। और जो सर्विस मेथड है, जैसे सर्वल सॉवरेन वेल्थ फंड हो गया, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, ये कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं जो डेप्थ है उसको रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, और साथ ही साथ क्लाइमेट बॉन्ड को री इशू करने के लिए। और जहाँ तक बात है UAE की लीडरशिप के लिए, तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो क्लीन एनर्जी टारगेट जो 2025 में स्टार्ट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए लीडरशिप में हम UAE की लीडरशिप को अप्रिशिएट करते हैं। और साथ में जो UAE, और इन्होंने बात कही कि UAE की जो क्या नाम अबू धाबी और नेशनल ऑयल कंपनीज़ को ट्रांसफॉर्म करके अबू धाबी क्लीन एनर्जी एंड ग्रिड कंपनी 2030 तक बनाने के लिए, ठीक है। और लॉस एंड डैमेज फंड जो था वो कि जो लास्ट ईयर सलमल से ये जो इजिप्ट में हुआ था COP 27 जो हुआ था, उसको लेकर के कि फाइनेंस जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी वो एक सेंट्रल इशू रहता है क्लाइमेट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जो मेजर इशू है वो इस चीज़ का नहीं है कि कहीं ना कहीं कि कौन हेड कर रहा है और क्या उसका पर्सपेक्टिव है। बेसिकली ये हेड करता है कि जो इश्यूज़ हैं उसको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, जो अनसस्टेनेबल डेप्थ हो गया, फाइनेंस का जो इशू हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेकर के तो बात हुई थी। तो ये बताया गया कि होल्डिंग COP 28 जो UAE में विल विद द सुल्तान अल ज़बेर एज COP प्रेसिडेंट डिजिग्नेट में विल बी अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द। और इन्होंने बताया कि जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है इसको साथ में ले करके उनके साथ कुछ सिग्निफिकेंट और कमिटमेंट होनी चाहिए, ताकि हम इमिशंस को कट कर सकें और क्लाइमेट एक्शन को एक्चुअली इन जनरल हम पॉसिबली टैकल कर सकें, ओके। तो ये आर्टिकल भी मैंने आपको बता दिया। और ये द्रविडियन मॉडल का एक आर्टिकल बचा हुआ है
इसमें हम देख लेते हैं। तो हुआ क्या कि अभी तमिलनाडु में एक बिल आया था जहाँ पे जो वर्किंग आवर्स हैं उसको कहीं ना कहीं रेस किया जा रहा था कि मतलब उसको 8 आवर्स से बढ़ा के 12 आवर्स किया जा रहा था, ताकि जो इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा आ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी वजह से प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होने लगे, और प्रोटेस्ट हुए तो इसकी वजह से जो बिल था उसको कहीं ना कहीं विड्रॉ करना पड़ा। और फिर ये डिस्कशन होने लगा कि क्या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए जो वर्कर के जो राइट हैं उनको कहीं ना कहीं हम अंडरमाइन कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। तो यही बताया गया। तो ये बताया गया यहाँ पे फिर जो ऑथर हैं इन्होंने द्रविडियन मॉडल के बारे में बताया है कि द्रविडियन मॉडल क्या है। द्रविडियन मॉडल का ये कहना है कि हमें एक इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, साथ में इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जो कि एड्रेस करे किस चीज़ को, इकोनॉमिक डिप्रीवेशंस को, और साथ ही साथ मार्केट और सोशल डिप्रीवेशन को भी। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे हो लेकिन अगर वो हमारी इकोनॉमिक डिप्रीवेशन सोशल डिप्रीवेशन को अगर एड्रेस नहीं कर रहा है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि द्रविडियन मॉडल जो है वो शेयरिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू प्रोडक्टिविटी के ऊपर बेसिस मेन फोकस होता है उसका। इसका मतलब कि अगर आप वर्किंग आवर को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वो तो आप कहीं ना कहीं तो जो द्रविडियन मॉडल का जो एक कोर आइडियल है ना कि क्या नाम है सोशल प्रॉस्पेरिटी का या फिर इकोनॉमिक डिप्रीवेशन या सोशल डिप्रीवेशन को एड्रेस करना, वो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं वहाँ से आप कोर आइडियल से डेविएट कर रहे हो, ओके। तो उन चीज़ों को लेकर के बात कही है इन्होंने। तो इन्होंने ये बताया कि स्ट्रक्चरल चेंज रिवर्सिंग, इसमें बताया कि हाँ, तमिलनाडु की एक स्टेट है जहाँ पे जिसने स्ट्रक्चरल चेंज को अचीव किया है, जहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन भी हुआ है, साथ में स्ट्रक्चरल भी चेंज हुआ है, कि मतलब सोसाइटी को थोड़ा उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज बनाया है, कंपनीज वगैरह लगाई हैं, साथ ही साथ उन्होंने जो पॉवर्टी है उसको भी रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से एक लोअर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर है, टोटल एम्प्लॉयमेंट शेयर वहाँ पे एग्रीकल्चर का तमिलनाडु में, कि जितने लोग एम्प्लॉय हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कहीं ना कहीं लोवेस्ट है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। लेकिन ये बताया गया कि जो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं अब इंक्रीज़ होते जा रहा है, कहीं ना कहीं 27% जो था 2019 में, अब वो 30% हो गया 2021 में, ठीक है। और जो अमाउंट अगर हम बात करें एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो पहले 8.5 मिलियन थे, अब वो 10.5 मिलियंस लोग हो गए हैं जो एग्रीकल्चर में हैं। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अब डिक्लाइन में जा रहा है तमिलनाडु में, पहले 20% था, अब 16.8% हो गया है। और एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो पहले 6.5 मिलियंस लोग जो थे वो एम्प्लॉय थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तमिलनाडु में, और अब जो हैं वो 5.8% ही रह गए हैं, ओके। और ये बताया जा रहा है कि जो क्लेम किया जा रहा है कि क्या नाम है कि इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ पर, कि क्या नाम है स्टेट ने क्या नाम है रिलीज़ किया था कि स्टेट इन्वेस्टमेंट है मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2,73,000 करोड़ की, ठीक है, कि जो स्टेट में इन्वेस्टमेंट आने वाली। और उसे बताया जा रहा है कि उससे जो जॉब जनरेट होगी वो सिर्फ 4,10,000 अप्रॉक्सीमेटली होगी, 4,10,000 जॉब होगी। और इन्वेस्टमेंट कितने की हो रही है 2,73,000 करोड़, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इनका ये प्रॉमिस कैपिटल के ऊपर जो जॉब क्रिएशन है ना वो कहीं ना कहीं लोवेस्ट आ रहा है कि 0.1% यूनिट आ रहा है पर प्रॉमिस कैपिटल। तो ये बताया गया है कि जो रेशियो है जॉब क्रिएटेड पर यूनिट कैपिटल का ना वो 0.58 है तमिलनाडु का, और वो कहीं ना कहीं हाई है किससे, गुजरात से भी और महाराष्ट्र से भी। तो हाई होना मतलब गलत है कि कहीं ना कहीं आप 0.58 इतनी यूनिट पे कैपिटल आपको लग रही है एक यूनिट जॉब क्रिएट करने में, और गुजरात में सिर्फ आप 0.34 में ही कर सकते हो, और महाराष्ट्र में और कम 0.33 कैपिटल पे ही आप एक कर सकते हो। तो ऑथर का ये कहना है कि जब तक इस ट्रेंड को हम क्या नाम है एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हम ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ पे वेज कम हो और जॉब भी कम होती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। अब ये बताया गया कि जो एवरेज वेज शेयर था क्या नाम है तमिलनाडु का ग्रॉस वैल्यू एडेड में वो कहीं ना कहीं 21% था, जो कि कहीं ना कहीं गुजरात और महाराष्ट्र से लगभग ट्वाइस था। और इन्होंने ये बोला गया है कि इसमें हाँ कि तमिलनाडु को कहीं ना कहीं अभी क्या नाम है बॉटम की रेस फॉलो नहीं करनी चाहिए उसको, क्या नाम है अगर क्या नाम इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो उसको आप ये नहीं कि आप वर्कर की जो राइट्स हैं उसको आप डिप्राइव करके इंडस्ट्रियलाइज करो, उसको आप बाकी चीज़ों को भी कर सकते हो, क्या नाम है चीज़ों को एड्रेस करके। जैसे अगर आप डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉज है या फिर टैक्स कंसेशन ओनली सोर्स नहीं है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए कि आप लेबर लॉज को डाइल्यूट कर दो टैक्स कंसेशन दे दो। और
स्टेट के एडवांटेज जो है वो लाइज किस चीज़ में करते हैं, वो करते हैं स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम हो गया जो कि एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी प्रोवाइड करते हैं, और साथ में गुड फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हो गए, गवर्नेंस स्टाइल हो गया। ये एक्चुअली में जो मैटर करते हैं चीज़ें एक किसी भी क्या नाम है स्टेट को इंडस्ट्रियलाइज स्टेट बनाने के लिए, ना कि लेबर लॉज का डाइल्यूशन और टैक्स कंसेशंस। और क्या बात की गई है इसमें लिंग, while the trend of the labor saving automation investing going to depend routinized on second share of the wage bill in the GDP और द इनविटेबल। हाँ, तो ये बताया गया जैसे जैसे अभी क्या नाम है ऑटोमेशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो जो रूटीन जॉब जो होती हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे चल के श्रिंक करेंगी, और जो वेज का जो क्या नाम है शेयर है जीडीपी में वो कहीं ना कहीं वो भी श्रिंक करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो इकोनॉमी होने वाली, जो इंडस्ट्री होने वाली है वो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री होने वाली है। ठीक है, और तमिलनाडु के पास फ़ायदा क्या है कि तमिलनाडु का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो कहीं ना कहीं 51.4% का है। ठीक है, जबकि ऑल ओवर इंडिया का जो एवरेज है वो 27.1% है। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु को इस चीज़ में एक एज मिल सकती है कि कहीं ना कहीं जो एक एकेडमिक पीपल हैं वहाँ पे, जो क्या नाम है पढ़े लिखे लोग हैं जो कि क्वालिफाइड हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अगर थोड़ी स्किल दे करके जो आने वाले टाइम पे जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री उसमें कहीं ना कहीं तमिलनाडु एक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन इसमें भी ऑथर ने बताई कुछ चीज़ें, जैसे पुअर क्वालिटी है स्कूल एजुकेशन की, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हायर एजुकेशन के लिए, पुअर अप्लाइड स्किल्स हैं वोकेशनल एजुकेशन में, और स्किल गैप हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ हो गया प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें जो जिसको गवर्नमेंट को एड्रेस करनी पड़ेगी विथ रिगार्ड टू द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, और हाँ, तमिलनाडु को अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि वो अपने क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट जो है सोशल पॉलिसीज़ को उसको एड्रेस करें, और साथ ही साथ एक इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी ऐसी बनाए जिसकी वजह से एक डिसेंट वेज भी लोगों को मिले और एक डिग्निफाइड वर्क कंडीशन भी हो। ओके, तो ये आर्टिकल भी हो गया। और ये ट्रेंड एनालिसिस के किया गया है साइक्लोन्स को लेकर के इंडिया में। इसमें बताया गया है कि पहले जो साइक्लोन थे वो कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल रीजन में ज़्यादा होते थे, और अब अरेबियन सी में ज़्यादा होने लगे हैं। पहले क्या नाम है बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है वो कहीं ना कहीं अब रिड्यूस हो गई हैं पहले के अकॉर्डिंगली, और अब क्या नाम है अरेबियन सी में वो कहीं ना कहीं अब स्टीडली इंक्रीज़ हो रहा है वो जो डिस्टर्बेंसेस थी। और ये बताया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या नाम है साइक्लोन्स की वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हुई है, लेकिन जो इंटेंसिटी है साइक्लोन्स की वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, और उसको बस यही ईयर बाय ईयर चार्ट में दिया गया है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है, चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3। तो उतना काम का नहीं, बस इतना याद रख लेना कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ हुई है, इंटेंसिटी जो साइक्लोन्स की वो इंक्रीज़ हो गई है। बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स हैं वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हुए हैं, अरेबियन सीज में साइक्लोन्स अब इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, यही 4 चीज़ें थी जो पूरे इसमें बताई गई, और कुछ नहीं है इसमें। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में बता देता हूँ चाइना का डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी अप्रोच क्या है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 चीज़ों की बात की गई है, एक बात की गई डेवलपमेंट की और वर्सेस सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है, देखो अभी क्या हुआ था कि चाइना ने एक कंपनी है यूएस की माइक्रोन, जो चाइना में भी वर्क करती है, तो उसके ऊपर क्या नाम है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि जो माइक्रोन है वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं जो चाइना की नेशनल सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है। ठीक है, तो माइक्रोन हो गया यहाँ पे बताया गया, एक कंपनी उसका नाम कैपविजन बताया गया है। ठीक है, और एक फर्म था बेन एंड कंपनी, इसको भी लेकर, और एक अमेरिकन फर्म है मिंट्स नाम की। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं इसमें कि जहाँ पे जो चाइना है वो कहीं ना कहीं इन कंपनीज़ को टारगेट कर रहा है उसके ऊपर, ताकि उसके जो क्या नाम है एज अ मतलब बता करके कि ये जो कंपनीज़ है ये वर्क कर रही हैं, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें कहीं ना कहीं एज अ हिंड्रेंस कर रहे हैं। राइट, तो इसमें मेन क्या था कि ये स्टार्ट क्यों हुआ था
क्योंकि जो अमेरिका है ना, अमेरिका ने भी क्या किया था, यूएस ने अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल को थोड़ा टाइट किया था। इसमें हुआ क्या था कि यूएस ने क्या एक पॉलिसी लेके आए थे जिसमें इन्होंने जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं और जो थोड़ा एडवांस कंप्यूटिंग चिप्स जो होते हैं सुपर कंप्यूटर के, इसको कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट होते थे ना पहले यूएस से चाइना में, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने टाइट कर दिया था, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी लगा दी थी गई थी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो था फ्रॉम यूएस टू चाइना वो अच्छे से हो नहीं पा रहा था। और इसके क्या नाम है ऑन द मतलब इसके रिस्पॉन्स में कहीं ना कहीं चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपने यहाँ से नेशनल सिक्योरिटी को एज अ मतलब बहाना के तौर पे यूज़ करते हुए उन्होंने वहाँ की जो यूएस की जो कुछ कंपनीज़ है जो वहाँ पे कर रही, तो उस पर उन्होंने क्रैकडाउन करना चालू कर दिया चाइना वालों ने। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही बताया गया कि डेवलपमेंट वर्सेस क्या नाम है सिक्योरिटी को, कि हम डेवलपमेंट के आइडिया के बेसिस पे सिक्योरिटी को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। और साथ में ये बताया गया है कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा इंफॉर्मेशंस, ये सारी चीज़ हो गई, तो ये चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा क्या नाम है आज के टाइम पे उनका मेन कंसर्न ये है। और साथ ही साथ चाइना ने क्या किया है कि आज के टाइम पे अब उसका जो काउंटर एस्पिनाज लॉ था वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया है, जहाँ पे अब ना कि क्या नाम है स्टेट सीक्रेट हो गए, साथ ही साथ जो क्या नाम है डॉक्यूमेंट, डेटा, मटेरियल और आइटम जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और इंटरेस्ट हैं उसको भी स्टेट सीक्रेट्स के साथ में ही रख दिया गया है। पहले स्पिनाच में क्या होता था कि सिर्फ स्टेट सीक्रेट होते थे, तो वो अगर कोई शेयर करता है तो वह स्पिनाच कहलाता था। लेकिन अब कोई भी डेटा, डॉक्यूमेंट, मटेरियल, आइटम जो भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट हो गया, इंटरेस्ट में होगा, नेशनल इंटरेस्ट में, अगर उसको कोई चाइना के बाहर शेयर करता है तो वो भी क्या नाम है काउंटर स्पिनाच लॉ के अंदर में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो स्पिनाच की डेफिनेशन थी उसको कहीं ना कहीं चाइना ने एक्सपेंड कर दिया। और साथ ही साथ ये जो पूरा इस प्रोसेस को मतलब इनका अप्रोच बोला जाता है कि डेवलपमेंटल सिक्योरिटी से हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको भी साथ में हाथ में रखना। और अभी क्या है कि अब अभी ये बताया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म और ओपन अप चाहता है, लेकिन बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, लेकिन जो सिक्योरिटी होती है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट्स वो चाहती है, ताकि क्या नाम है चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, ताकि वो मतलब हर एक चीज़ जो नॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जो लाइंस हैं कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और सिक्योरिटी की वो कहीं ना कहीं ब्लर होती जा रही है, जिसकी वजह से जो फॉरेन बिजनेस सेंटीमेंट है वो लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं। ओके, तो यही था, मतलब इस आर्टिकल में उतना कुछ ज़्यादा खास बताया नहीं गया था, ये छोटी चीज़ें थी। और एक टेलीग्राम बॉट को लेकर के ये आर्टिकल है, और गीता प्रेस, और ये मेडिसिन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, एफसीआई परचेज बचा हुआ है, और एक ये बचा है, तो एक आर्टिकल ये हो गया। और एक एफसीआई परचेज का ये आर्टिकल हो गया, और मणिपुर वाला एक आर्टिकल है ये ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर के। टेलीग्राम बॉट को भी हो गया। तो चलो मैं ये आर्टिकल डिस्कस कर दे रहा हूँ एक। तो आज हम अपना ये टेलीग्राम वाला कल करूँगा, ऐसा करता हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको आज का न्यूज़पेपर थोड़ा लेंदी हो गया, ये जो छोटे आर्टिकल्स हैं इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी गीता प्रेस जो है इसको गोरखपुर जो अवार्ड क्या नाम है, गोरखपुर गीता प्रेस जो है इसको गांधी पीस प्राइज़ के लिए अवार्ड मिला है 2021 के लिए, ठीक है। तो इसको अवार्ड किसने किया है, एक ज्यूरी बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में, जिसको हेड कौन कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने इसको अभी क्या नाम है अभी दिया है, ठीक है। और ये जो प्राइज़ है किसको, इसमें होता क्या, 1995 में ये इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था एनुअल गांधी पीस प्राइज़ जो है। और ये कब हुआ था, ऑन द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा गांधी, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो जिसको मिलता है उसको 1 करोड़ रुपीज़ मिलते हैं, साथ में एक साइटेशन मिलता है, एक प्लेक मिलता है, और एक हैंडीक्राफ्ट और एक हैंडलूम आइटम मिलता है, ठीक है। और ये अवार्ड किसको किसको मिल चुका है, इसरो को मिल चुका है, रामाकृष्णा मिशन को मिल चुका है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश उसे भी मिल चुका है, विवेकानंद केंद्र हो गया उसे मिल चुका है, कन्याकुमारी और सुलभ इंटरनेशनल इन लोगों को भी मिल चुका है। और पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो इसमें नेशनल मंडेला को मिल चुका है, सोशल वर्कर बाबा आमते, आर बिशप देसमन टूटू ऑफ साउथ अफ्रीका, और इन्वायरमेंटलिस्ट थे चांदी प्रसाद भट्ट, ठीक है। और बागाबंधु शेख मुजब्बिर रहमान जो बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनको भी ये मिल चुका है। और हाँ, टीवी की बात कर लेते हैं।
तो टीबी में देख लो कि टीबी अभी क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में टीबी को रेडिकेट करने की बात की गई थी। तो टीबी के रिगार्डिंग मैं थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। टीबी क्या होता है, तो एक सीरियस इन्फेक्शंस है जो कि लंग्स को अफेयर करता है। इसमें एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है। और ट्रांसमिशन क्या होता है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन होता है थ्रू एयर। और जब भी कोई टीबी का जो एक पर्सन है उसको अगर टीबी हो रहा है तो उसके लंग्स स्ट्रोट होते हैं स्पीक करने में, सेंग करने में, और टीबी बैक्टीरिया जो होता है वो एयर में चला जाता है, इसकी वजह से दिक्कत। तो सिम्टम क्या होते हैं, पेन इन द चेस्ट, चेस्ट में पेन होता है, क्लफ आता है ब्लड में और स्पंक्टम में, और वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, चिल्स होते हैं, फीवर होती है, स्वेटिंग होती है रात में। और ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग होते हैं जिसमें आइसोनाइड होता है, रिफॉर्मसिन होता है, पायरेनाइड हो गया, एथम्ब्यूटॉल हो गया, ये डेली डोजेस पे दिए जाते हैं जिसकी वजह से टीबी का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। और व्हाट आर द ग्लोबल, अच्छा ये हो गए, पहले देख लेते हैं मेजर्स इंडिया ने क्या क्या लिए हैं टीबी को रेडिएट करने के लिए। सबसे पहला है एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, जिसमें टीबी का बर्डन इंडिया से रिड्यूस करना है 2025 तक, ठीक है। इसको पहले नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कहते थे, अब इसको एनटीईपी कहते हैं, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। और दूसरा है नेशनल स्ट्रेटजी प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन, इसमें भी यही है कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है हमें। उसके बाद क्या है, निक्षय पोषण योजना, एनपीवाई, निक्षय पोषण योजना, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू टीबी, जो लोग जिनको क्या नाम है टीबी हुआ है, जो टीबी के पेशेंट्स हैं, उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उनको कहीं ना कहीं सर्व करना। और पीपीएसए, पेटेंट प्रोवाइडर सपोर्ट एजेंसीज, ऐसी बनाई गई, पीपीएस से बनाई गई हैं प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करने के लिए, जहाँ पे 250 डिस्ट्रिक्ट में डोमेस्टिक सेटअप किया गया है, ठीक है। और यूनिवर्सल ड्रग एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, यूडीएसटी बनाया गया है कि जो भी क्या नाम है डायग्नोसिस हो टीबी पेशेंट का, ताकि वो रूल आउट कर सके ड्रग रेजिस्टेंस को, ठीक है। और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान बनाया गया है कि ताकि जो सारी कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स हैं टीबी को लेकर के, उन्हें हम क्या नाम है ट्रीटमेंट को हम एक्सेलरेट कर सकें, और जो प्रोग्रेस है हमारी टीबी को लेकर के उसे बढ़ाया जाए। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं ताकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है, ताकि जो टीबी केयर है वो ग्रास रूट लेवल पे भी ठीक किया जा सके। और बेडाक्विलिन और डेलामाइड, नए नए ड्रग्स जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बेडाक्विलिन, डेलामाइड, ताकि क्या नाम है जो मैनेजमेंट है टीबी का उसको कहीं ना कहीं और अच्छे तरीके से किया जा सके। ग्लोबल मेजर्स क्या क्या हैं टीबी को रेडिकेट करने के लिए जो लिए गए हैं, इन टीबी स्ट्रेटजी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ये स्ट्रेटजी है एन टीबी स्ट्रेटजी, और ये ब्लूप्रिंट है ताकि जो टीबी इंसिडेंस को 80% तक कम किया जा सके और टीबी की जो डेथ है 90% कम की जा सके। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये, वर्ल्ड WHO क्या नाम है पब्लिश करता है। ग्लोबल फंड हो गया, ग्लोबल फंड की बात कही गई, एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है कि क्या नाम है HIV और टीबी और मलेरिया को क्या नाम है वो करने, डिफीट करने के लिए। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, एक ये बनाई गई स्पेक्ट्रम है कंट्री, रीजनल और ग्लोबल पार्टनर्स का, ताकि एक मिशन है इनका कि क्या नाम है टीबी स्पेस और रिवोल्यूशनाइज करने के लिए टीबी स्पेस को, और साथ में जो टीबी को 2030 तक एंड करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है टीबी को एंड करना 2030 तक। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं टीबी को एरेडिकेट करने हैं, सबसे पहली चीज़ है कि जो क्लैरिटी नहीं है डेफिनेशन ऑफ द एंड टीबी, एंड करना टीबी को मतलब क्या है। कुछ लोग का अपना रीजन में एंड कर देना ही एंड हो जाता है, कुछ लोग का ग्लोबल लेवल पे एंड होगा तो एंड होगा, कुछ लोगों का ऐसा है कि अगर टीबी के लिए अगर वैक्सीन आ जाए तो उसको हम एंड मान लेंगे। तो एंड की डिफिनीशन क्या है। और प्राइमरी हेल्थ केयर जो क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रूरल एरिया में वो कहीं ना कहीं पुअर है आज के टाइम पे, जिसकी वजह से जो एक ग्रास रूट लेवल पे जो टीबी का एक जो डायग्नोसिस है वो कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और अनरेगुलेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर है जिसकी वजह से इरेशनल यूज़ हो रहा है फर्स्ट और सेकेंड लाइन टीबी ड्रग्स का, जिसकी वजह से एंटी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जा रहा है लोगों के अंदर, जिसकी वजह से जो टीबी की बीमारी है वो कहीं ना कहीं ड्रग रेजिस्टेंट होती जा रही है धीरे धीरे। अनपेस्चराइज मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट जो है रॉ मिल्क की वजह से एक अदर सोर्स हो रहे हैं आज के टाइम पे टीबी के लिए लोगों के लिए। और लैक ऑफ अवेयरनेस है। और मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, MDR टीबी एक नया कॉन्सेप्ट जो आ रहा है जहाँ पे क्या नाम है लोग इनकन्सिस्टेंट यूज़ और इरेशनल यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स का, जिसकी वजह से जो टीबी है ट्यूबरक्लोसिस कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता जा रहा है। ओके, तो ये टॉपिक भी मैंने बता दिया।
तो 1 2 और आई थिंक 3 आर्टिकल रह गए हैं ना। हाँ, एक आर्टिकल ये रह गया है, ये 2 आर्टिकल हो गया, और ये 3 आर्टिकल हो गया, 3 1 4। तो ये 4 आर्टिकल रह गए हैं। इसको मैं आपको एक देखता हूँ, मैं अगर इन द इवनिंग मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दूंगा, और इन द केस अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो कल के न्यूज़पेपर के साथ या फिर जिस दिन भी कम आर्टिकल्स होते हैं उनके साथ मैं इसको ऐड ऑन करके बता दूंगा। ओके, चलो ठीक है, बाय।